हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा सीटेट जुलाई 2024 के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वाला सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि कभी कभी जो अच्छी चीजें होती है उसके लिए वेट जो है वो करना होता है, और यही चीज आज के लिए आपका जो वेट है, आज जो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये वेट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आज का सेशन पूरा देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट है मेरे पास में आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के सीटेट के प्रिपरेशन के अंदर में मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये सेशन बहुत अच्छे से देखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाली एक अनाउंसमेंट है। चलिए, जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले उन सभी जो है यहाँ पर में फ्रेंड्स 1500 प्लस लोगों का बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद, जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिए है या लाइक कर दिया है। ये लोग वो है जो सेशन को फ्यूल देते हैं, यही वो लोग हैं जिनके वजह से सेशन आगे बढ़ रहा है, यही वो लोग हैं जिनके वजह से फिर से एक बार मेहनत करने की, आपके लिए जो है पूरी की पूरी एनर्जी निकालने की, जब गले से आवाज नहीं निकलती है ना, तो सीने से आवाज निकालने की जो है ललक जगती है कि इन बच्चों के लिए काम करना है करके। तो इन सभी लोगों को समर्पित ये सेशन। चलिए, तो जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हमारा कल 3000 का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन आज हम लोगों ने टारगेट करना है कि 3000 बच्चे यहाँ पर में हो जाए। एक एक बच्चा अपनी जो है यहाँ पर में जिम्मेदारी निभा लेगा यहाँ पर में, तो बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे यहाँ पर। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। देखिए, शरीयत क्या है, खानका क्या है, दरगाह क्या है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअली भी। ओके, चलिए, मैं आप लोगों की तरफ में पोल भी दे रहा हूं यहाँ पर में, और मैं चाहूंगा कि आप लोग पोल के अंदर में भी आंसर करें इसका। ठीक है, पोल भी आप लोगों की तरफ में आ रहा है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए फ्रेंड्स। देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर मैं शरीयत की, तो शरीयत क्या होता है? शरीयत जो है फ्रेंड्स इस्लामिक कानून है। जो इस्लाम में कानून फॉलो होता है उसको शरीयत कहते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। लॉ ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों का पवित्र कानून, इसको शरीयत कहा जाता है। डायरेक्टली एक क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम के पवित्र कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत कहा जाता है। तो एक ही जोड़ी दो के साथ लगनी है आपकी, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो आंसर देखिए, एग्जामिनर भाई साहब ने आपके लिए कितना इजी क्वेश्चन बनाया था कि डायरेक्टली 76% लोगों ने फ्रेंड्स अब तक सही आंसर कर दिया है। कमेंट में भी आंसर करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, इसके अलावा आप लोग बताइए कि खानका वाला क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, कि खानका क्या होता है आपका? तो खानका जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, खानका का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर में सूफी संत असेंबल होते हैं और अपने अनुयायियों के साथ में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, तो खानका सूफी संतों के बैठने की जगह, खानका जहां पर में सूफी संत विशेष बैठकों का आयोजन करते हैं और अपने अनुयायियों के साथ में चर्चा करते हैं, खानका कहा जाता है उसको। ठीक है, ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट। खानका किसको कहते हैं? जहां ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का पढ़ा रहा हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, एनसीईआरटी। दरगाह, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है दरगाह वाला। दरगाह किसको कहा जाता है? जो सूफी संतों का मकबरा होता है उसको दरगाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आने के बहुत अधिक चांसेस है, ऑलरेडी जो है फ्रेंड्स हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन आ चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। तो सी की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का सही था? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। और जितने लोगों का सही नहीं हुआ था, अगले बार जो है सही करेंगे, ये मुझे आश्वासन आप लोग दे दीजिए। ओके, तो देखिए, ये खान का मतलब एक ऐसी जगह आप समझ लीजिए जहां पर में सूफी संत बैठकर अपने अनुयायियों के साथ में चर्चा करते हैं, तो विशेष बैठकों का आयोजन करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन नहीं है। ओके, विशेष बैठकों का आयोजन करते हैं, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं अपने अनुयायियों के साथ में। ठीक है, ऐसी जगह खानका कहलाती है। इसके अलावा जहां पर में सूफी संतों को दफनाया जाता है, जहां पर में उनकी कब्र होती है, उसको दरगाह कहा जाता है। तो सूफी संत की दरगाह जो है, जो मजार होती है, उसको आप दरगाह के नाम से जानते हो। सूफी संतों के टॉम को या उनके मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है, तीर्थ स्थल बन जाता है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में उनकी दरगाह है। ठीक है, बाबा फरीद है, निजामुद्दीन औलिया है। आपको पता है ना, काफी सारे सूफी संत हुए हैं। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ये भी एक जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में पूछेगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी दरगाह कहाँ है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में इनकी दरगाह है। ठीक है, बाबा फरीद पंजाब में इनकी दरगाह है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका यूपी के पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर में है? वहां पर में जोड़ियां मिलाने के लिए बोला गया था आप लोगों को। ठीक है, तो दिल्ली में है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। ठीक है, बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर में है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैं आप लोगों को जिस्ट दे रहा हूँ, जो पूरा एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, पूरा जो एक पेज पेज भर के दिया है ना, मैं छोटा छोटा करके आप लोगों को पूरा का पूरा मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर मैं
1800 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि पहले ही क्वेश्चन के साथ में हम लोग 2000 लाइक के ऊपर में रहे तो मजा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए फॉर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैं टीम जो है वो मेहनत कर रही है। फॉर स्टूडेंट्स सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन आप लोग बताओगे जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, और आप लोगों के लिए केवल यहाँ पर में समय मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो 10 सेकेंड का समय आप लोगों के पास में, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, 10 सेकेंड का समय है, मैं पोल बंद कर दूंगा आप लोगों के लिए 10 सेकेंड के अंदर में। 5 4 3 2 1। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा फ्रेंड्स, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। यहाँ पर मैं इसको मैं रीसेट कर देता हूं जल्दी से, ताकि आप लोगों का जो है वो जितने भी लोग हैं उन लोगों ने आंसर कर दिया हो। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, सूफी संत की कब्र जो होती है उसको कहा जाता है दरगाह कहा जाता है। सीटेट जुलाई 2000, 91% लोगों ने आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों का, इसके लिए भी मैं 10 सेकंड दूंगा आपको। सूफी बाद में खानका किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर मैं पोल स्टार्ट होगा उसके बाद में दूंगा। मैं पोल अभी दिया है तो मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि पोल अभी गया है आप लोगों का। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। पोल आ गया आप लोगों के पास में फ्रेंड, जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, और सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग। तो सूफीवाद में खान का निम्नलिखित में से, और आज मैं 2019 का पूरा पेपर भी करवाने वाला हूँ आप लोगों को। 21 जनवरी 2024 का जो पूरा पेपर हुआ था वो पूरा करवाने वाला हूँ आपको। सूफीवाद में खान का निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है, तो एक ऐसी जगह जहां पर में सूफी मास्टर्स अपने जो है अनुयायी थे उनके साथ में बातचीत किया करते थे। ओके, उसको कहा जाता था, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 93% लोगों ने सही आंसर दिया, कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। अब मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, खान का मतलब सूफी संतों के निवास या उनके जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए जगह। ईदगाह किसको कहते हैं, ईदगाह वो आप लोगों ने अब्दुल वाली कहानी सुनी है कि आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुनी है, वो बचपन में आपने सुनी होंगी। वो अपने जो है वो चिमटा लेकर जाता है, ईदगाह में नमाज पढ़ने जाता है, तो जाते जाते वो एक चिमटा लेकर जाता है क्योंकि उसके दादी के हाथ ना जल जाए रोटी बनाते बनाते। कितने लोगों ने सुनी है वो कहानी या पढ़ी है कभी ना कभी बचपन में, हाथ उठा के बताओ जल्दी जल्दी से। तो ईदगाह मतलब एक ऐसी जगह जहां पर में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, खाली मैदान, एक खाली सार्वजनिक मैदानी जगह जहां पर में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, केवल ईद की जगह, ईद की नमाज, तो उसको ईदगाह कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, दरगाह आपको बता दिया मैंने। देखिए, गुल फरोशन एक इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे सभी लोग। मैं बस आप लोगों से, ठीक है, एक चीज बोल रहा हूं, बस इसको याद रख लो। देखिए, अगस्त के महीने में दिल्ली के मेहरौली के अंदर में सभी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है ये। ठीक है, फूल फूल वालों की सैर या पंखा त्योहार भी इसको कहा जाता है, गुल फरोशन। तो गुल फरोशन एक त्योहार है जो दिल्ली के मेहरौली में मनाया जाता है, गुल फरोशन। ठीक है, हमीद का चिमटा, जी बिल्कुल, ठीक है, अब्दुल नहीं हमीद था वो, हमीद का चिमटा, प्रेमचंद की कहानी, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है, चलिए 1982 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स यहाँ पर में, 1982 लाइक्स, बहुत बढ़िया। जल्दी से ही हम लोग 2000 क्रॉस कर जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी से। देखिए, ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही करे। आपको कल मैंने बताया था कि जो सिविक्स नाम का जो टॉपिक है हमारा, सिविक्स जिसको कहते थे, अब उसका नाम पॉलिटिकल साइंस कर दिया गया है। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कर दिया गया। तो पॉलिटिकल साइंस उसका नाम करने का पीछे का मकसद क्या था, क्या हमें आज्ञाकारी नागरिक बनाने हैं इस वजह से हमने किया, या हमें ऐसे नागरिक बनाने हैं जो विमर्शी हो, डिबेट करने वाले हो, सोचने समझने वाले नागरिक हो। ठीक है, बताइए। तो देखिए, आज्ञाकारी नागरिक जो है ये सिविक्स बनाता था। सिविक्स अंग्रेजों के जमाने में सिविक्स आज्ञाकारी नागरिक बनाता था। तो आज्ञाकारी नागरिक नहीं बनाना है हम लोगों ने, हमने हमने ऐसे नागरिक बनाना है जो डेलिबरेटिव सिटीजन हो, जो डिबेट करते हो, जो विचार विमर्श करते हो, जो सोचते हो। तो आंसर इसका बी होगा। सिविक्स आज्ञाकारी नागरिक बनाता था, पॉलिटिकल साइंस सोचने वाले, सोचने समझने वाले नागरिक बनाता है। वेरी गुड, बढ़िया फ्रेंड, 2000 से ज्यादा लाइव हो चुके हैं, 2000 से ज्यादा लाइक्स भी आपने कर दिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में। अब इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ जिंगा डाला। ठीक है, मैं चाहूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, सीटेट जनवरी 2012 का है, लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन है आप खुद देखिए। ठीक है, आप देखिए यहां पर मैं इस क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने सजेस्ट किया है कि सिविक्स के जगह पे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो है ये शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्यों? तो फ्रेंड्स, कारण क्या है, हमने कल ही देखा था इसको पूरा डिटेल में, और मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, जो सिविक्स जो शब्द है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों का राज ईरा या फिर जो जो अंग्रेजी राज था,
ठीक है, उसके समय का ये है राजयुग या अंग्रेजी राजयुग जो था ना, उसके समय में गढ़ा गया था। और ये आज्ञाकारी नागरिक बनाता है केवल, कि जो अंग्रेजों की बात सुने, सरकार की बात सुने। ठीक है, वफादारी से जुड़ा हुआ है कि अंग्रेजों की वफादारी करे केवल, कोई सोचने समझने की उनके अंदर में क्षमता ना हो। तो नागरिक शास्त्र शब्द क्या आप लोगों का, द सिविक्स, यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि नागरिक शास्त्र जो शब्द है आप लोगों का, ये किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये जुड़ा हुआ है आप लोगों का, राजनीतिक विज्ञान अलग बात है आप लोगों की, लेकिन नागरिक शास्त्र किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये जो है वो ये युग में जो है राजयुग में, अंग्रेजी राजयुग के अंदर में जोड़ा गया था। और ये क्या करता है? आज्ञाकारी नागरिक और वफादारी से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से ये आंसर आपका हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अब मैं आप लोगों को, जैसे ही हमारे यहाँ पर 2,500 बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, तो सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। आप सभी लोग देखिए, स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे। ठीक है, और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए केवल और केवल 15 सेकंड दूंगा। 15 सेकंड आप लोगों के लिए, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। 15 सेकंड। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र को उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के किस अधिगम क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? मतलब किससे बदल दिया गया है? ठीक है, बताइए जल्दी से, आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर। मैं फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पर मैं आंसर कर दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मेरे तरफ में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रिसेट यहाँ पर मैं कर देता हूँ। तो आंसर होगा पॉलिटिकल साइंस से, यहाँ पर मैं उन्होंने बोला था। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस या सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। एनसीएफ के अनुसार क्या बोला गया था, बात ये आती है आप लोगों की, कि एनसीएफ ने क्या सजेस्ट किया था। ठीक है, एनसीएफ ने क्या सजेस्ट किया, बात वो थी आप लोगों की। ओके, तो क्या बात थी यहाँ पर में? पॉलिटिकल साइंस। लेकिन आप लोगों को ये बोलना है कि नागरिक और शास्त्र को उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पाठ्यक्रम के किस अधिगम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है या फिर चेंज कर दिया गया है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस सजेस्ट किया था, हमने इसका नाम क्या रखा है? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस सजेस्ट किया था एनसीएफ ने, बट हमने नाम क्या रखा है उसका, जो अभी आप लोगों का अपर प्राइमरी स्टेज में पढ़ाया जा रहा है सोशल साइंस के करिकुलम के अंदर में। ठीक है, उसको किससे चेंज किया गया? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से। ठीक है, तो दिक्कत क्या है यहाँ पर? मैं आप लोगों को दो चीजें समझनी है। उन्होंने सजेस्ट किया था पॉलिटिकल साइंस, बट हमने चेंज क्या किया है? एनसीईआरटी ने चेंज क्या किया है? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो आपका पूछा जा रहा है कि अभी किससे चेंज किया गया है। ठीक है, एनसीएफ के रिकमेंडेशन के बाद किससे रिप्लेस्ड कर दिया गया है? रिप्लेस्ड कर दिया गया है, कर दिया गया है। ठीक है, तो रिप्लेस्ड कर दिया गया है आप लोगों का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ से। उन्होंने उन्होंने बोला था पॉलिटिकल साइंस करो, हम बोले कि तुम्हारी भैंस का अंडा। एक और हम एक कदम और आगे जाके करेंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कर दिया हम लोगों ने नाम। ठीक है, चलिए, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। दिखे जी, आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही दिया हुआ था एग्जामिनर के द्वारा भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का, और ये क्वेश्चन जिसने भी कर दिया मतलब वो लेक्चर अच्छे से देख रहा है। केवल 300 बच्चे यहाँ पर में बचे हुए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए। जल्दी से 2200 लाइक्स भी कर दिए हैं, 2200 बच्चे भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जल्दी जल्दी से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। पोल जाने में कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पर में, आई थिंक शायद से कुछ इशू आया हुआ है, बट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में हमारा सौर परिवार किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा जो सौर परिवार है आप लोगों को याद रखना है, इसके अंदर में सन है जो सबसे बड़ा मेंबर है, फिर प्लैनेट्स है। प्लैनेट्स का मतलब ही क्या होता है? प्लैनेट्स का मतलब होता है घुमंतु, घूमने वाला, वेंडरर्स, घूमने वाले। उसके अराउंड में, प्लैनेट्स के अराउंड में घूमते हैं सैटेलाइट, उनके उपग्रह। ठीक है, फिर एस्ट्रॉइड्स है। एस्ट्रॉइड्स किसके किसके बीच में घूम रहे हैं? कौन से दो ग्रहों के बीच में? और कुछ होते हैं छोटे छोटे से नादान परिंदे, इधर उधर घूमते रहते हैं सौर मंडल में, मीटियोरॉइड्स। ठीक है, तो इनसे मिलकर बनता है हमारा सोलर परिवार। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पोल जाने के अंदर में कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पर में, हमारी टेक्निकल टीम जल्दी से यहाँ पर में उसको जो है वो ठीक करेंगी फ्रेंड्स। ठीक है, आवाज का जो इशू आप लोग बोल रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि आवाज का कुछ इशू है ऐसा, प्लीज टीम कंफर्म कर दीजिएगा। देखिए, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में दिया है कि सन कितने प्लैनेट से, जल्दी बताओ प्लैनेट कितने सोलर सिस्टम में, आप लोगों ने बताना है कमेंट करके। ठीक है, सन और कितने ग्रह है, फिर बाद में इन ग्रहों के उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और उल्का पिंड जैसे जो चीजें वो सौर मंडल का निर्माण करती है, सौर मंडल बनाती है आप लोगों का। ठीक है, 8 ग्रह है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हो। ओके, तो एस्ट्रॉइड्स और मीटियोरॉइड्स, एस्ट्रॉइड जो है फ्रेंड्स ये केवल दो ग्रहों के बीच में घूमते हैं, मंगल, मार्स ग्रह। ठीक है, मार्स है आपका, ठीक है, उसके
और जुपिटर जो है उसके बीच में ऐसे ऐसे जो है टुकड़े घूम रहे हैं। ओके, इसको मैंने पढ़ाया था। अब मैं आप लोगों के लिए एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं करना चाहूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद में ही यहाँ पर मैं पीपीटी को भी थोड़ा सा आई थिंक शायद से कुछ, अच्छा ठीक है, आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है आपका आया था फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर में। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अब देखिए कितने सब्सक्राइबर थे उस समय में हमारे, 382K। ठीक है, 3,82,000 सब्सक्राइबर थे। और आज हमारे जो है हमारा परिवार, आपका अपना खुद का परिवार कितना हो चुका है, 5,67,000 से ज्यादा का परिवार हो चुका है। आप लोग खुद अभी चेक कर सकते हो कि कितने सब्सक्राइबर है, आप बता दीजिए लिखकर। ठीक है, और जल्दी जल्दी से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो उस समय में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया भी आपका, देखिए उसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर में। चलिए आगे भी आएगा ऐसे ही। अब बच्चों के लिए क्वेश्चन जल्दी से आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। मैं 10 सेकंड का समय आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि 10 सेकंड के अंदर में आप लोग आंसर कर दोगे इसका। निम्नलिखित में से किस समूह के ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? 8 ग्रह है, उनमें से 4 ग्रहों के अराउंड में छल्ले हैं। आप बताइए जल्दी से, ये सितंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी वापस से रिपीट हो सकता है। बताइए छल्ले है, कौन से ग्रह है जिनके अराउंड में छल्ले है? ठीक है, तो आप लोगों ने फ्रेंड्स आई होप आंसर यहां पर मैं कर दिया होगा। देखिए हमारे अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स हमारे सोलर सिस्टम की, तो सबसे पहला ग्रह है आप लोगों का बुध ग्रह, जिसको आप लोग मर्क्यूरी कहते हो। ठीक है, मर्क्यूरी। ठीक है, और दूसरा है आप लोगों का वीनस। वीनस, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास में कुछ चीज की कमी है। क्या चीज की कमी है इन दोनों के पास में, आप लोग बताइए। ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज है जो इनके पास में नहीं है। फिर आती है हमारी पृथ्वी, हमारे पास में एक चंद्रमा है। ठीक है, फिर आता है मंगल, इसके पास में 2 चंद्रमा है। ठीक है, इनको कहते हैं अंदरूनी ग्रह, इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट्स। ठीक है, अर्थ, और यहां पर में आता है मार्स। ठीक है, मंगल ग्रह, ये अंदरूनी ग्रह है, इनर प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स, ये चट्टानों से बने हैं। इसके बाद वाले जितने ग्रह है ना, 4 ग्रह, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो शनि ग्रह हो, चाहे वो नेपच्यून हो, चाहे वो यूरेनस हो, ठीक है, उनके पास में चारों ओर छल्ले है। ठीक है, तो मार्स के पास में छल्ले नहीं है, क्योंकि ये अंदरूनी ग्रह, अंदरूनी ग्रह किसी के पास छल्ले नहीं है। ठीक है, मार्स के पास नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और आप लोगों का सैटर्न, वीनस, वीनस के पास में भी छल्ले नहीं है। ठीक है, तो आंसर एक ही बचता है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस। ठीक है, तो सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस और इवन नेपच्यून के पास में भी है, नासा की वेबसाइट के अंदर में दिया हुआ है कि उसके पास में भी छल्ले है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, और ये गैस से बने हुए ग्रह है आप लोगों के। नाउ अब एक और क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाला सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सौर मंडल का सदस्य नहीं है। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौर मंडल का सदस्य नहीं है। एक इंपॉर्टेंट वाली बात, 1375 बच्चों ने लाइक कर दिया, 2400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मैं देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो देखिए सौर मंडल का एक सदस्य नहीं है, तो एस्ट्रॉइड है। आपको पता है कौन से 2 ग्रहों के बीच में घूमते हैं, जल्दी से आप बताएंगे यहाँ पर में कौन से 2 ग्रह है जिनके बीच में ये एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं? उल्का है, उल्का है, मिटियोर, मिटियोराइट जिसको बोलते हैं आप लोग, इधर उधर घूमते रहते हैं, नादान परिंदे ये। ठीक है, सैटेलाइट्स, उपग्रह, अलग अलग ग्रहों के उपग्रह है, केवल और केवल किन दो को छोड़ के, ये इन दोनों को छोड़ के। कहा गया भाई, भगवान का दिया, इनके पास सब कुछ है, कहा गया इज्जत है, दौलत है, शौहरत है, लेकिन इनके पास में उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है इनके पास में। ठीक है, ये याद रखना है। मर्क्यूरी और वीनस, 2 ग्रह ऐसे जिनके पास में उपग्रह नहीं है, तो वो है पहले 2, मर्क्यूरी और वीनस, बुध और शुक्र ग्रह। ठीक है, चलिए, तो ये कॉमेट जो है फ्रेंड्स, ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होते आपके, बाकी जो है ये सोलर सिस्टम का पार्ट है। कॉमेट, धूमकेतु जो है वो एक लंबी यात्रा पर जाते हैं, जैसे कि हेलीज कॉमेट। कितने लोगों ने हेलीज का नाम सुना है, हेलीज कॉमेट का नाम? हेलीज कॉमेट, हेलीज, ये ऐसे बोलते हैं हेलीज। मैं आगे के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, हेलीज कॉमेट, ये आपको पता है ये सूरज के चारों ओर जो है ना, मतलब बहुत दूर सोलर सिस्टम से भी बाहर जाके ऐसा चक्कर लगा के आता है। सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है वो, सोलर सिस्टम के भी बाहर चला जाता है कई बार। हर 76 साल में, 76 ईयर्स के अंदर में एक चक्कर लगाता है सूरज का वो। ठीक है, और सोलर सिस्टम का भी बाहर चले जाता है। ऐसे कई सारे कॉमेट्स है। तो हेलीज कॉमेट ये कितने साल में आता है एक बार सूरज के करीब में? हर 76 साल में जो है वो एक चक्कर लगाता है, 76 सालों के अंदर में। ओके, चलिए, तो कॉमेट जो है फ्रेंड्स, या हेलिस कॉमेट या कॉमेट वगैरह, धूमकेतु वगैरह जो होते हैं, ये आप लोगों के सोलर सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो आंसर 4 हो जाएगा यहाँ पर मैं आपका। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर करिए, जिसने भी इसका आंसर कर दिया भाई मान जाएंगे आप सभी लोगों को। जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। ठीक है, देखिए पोल के अंदर में कुछ दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा,
बस 6 बच्चे बचे हुए हैं 2500 के लिए, तो जल्दी से मैं फिर आपकी अनाउंसमेंट करता हूँ। 2465 लाइक्स भी आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये क्वेश्चन आपका हो जाए। दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, अलुआ अध्यक्ष नहीं बने, 2 बार 3 बार अध्यक्ष बने वो राष्ट्रीय कांग्रेस के। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कब कब बने थे? 1886 के अंदर में बने थे, 1893 में बने थे और 1906 में बने थे। 3 बार अध्यक्ष बने हैं ये आगे में आपको काम आएगा जब आप लोग कल जाके केवीएस की एग्जाम दोगे, कल जाके आप लोग बीपीएससी की एग्जाम दोगे, कल जाके आप लोग DSSS भी, कल जाके एडब्ल्यूएस देंगे, चंडीगढ़ की देंगे, सुपर टेट की देंगे, तब काम आएगा। दादा भाई नौरोजी 86 में, 93 में, 1886, 1893 और 1906 3 बार अध्यक्ष बने। लिख दो सभी लोग। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो गया। अब पहला वाला गलत हो गया तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो फिर आंसर बचा क्या? फिर बचा क्या? क्या बचा फिर? डी के अलावा क्या आंसर हो सकता है? ये आपका 21 जनवरी 21 जनवरी 2024 का गरम गरम लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, अभी अभी जो पूछा गया था आप लोगों से, लेटेस्ट क्वेश्चन। और 2500 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों के लिए वो अनाउंसमेंट करना चाहता हूं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बड़ी अनाउंसमेंट। आप लोगों को प्ले लिस्ट जो है फ्रेंड्स वो प्रोवाइड कर दी गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है ना, जो भी मैंने अब तक सेशन लिए हैं, पूरे के पूरे सेशन, चाहे मैंने आपका 7 बजे सेशन लिया हो, 5 बजे सेशन लिया हो, मैं आप लोगों को 2 दिन का समय दे रहा हूं, 2 दिनों का समय दे रहा हूं आप लोगों को, 2 डेज। ठीक है, मतलब आज, कल और परसों का। तो 5 तारीख को, 5 जुलाई को, ठीक है, आप लोगों की 5 बजे 5 PM के ऊपर में लाइव मेगा मॉक टेस्ट होंगी, लाइव मेगा टेस्ट, जिसके अंदर में मैं आपको 120 क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब दोहरा, डबल के बराबर। ठीक है, आपका पेपर 60 नंबर का होता है, मैं डबल के बराबर कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे चाहिए मेरे बच्चों का 60 में से 60 नंबर, मेरी इच्छा है। और यहां पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों के का भी सपना होगा, कई सारे लोगों का अच्छा स्कोर करने का, मैं इसके लिए पूरी जान लगा दूंगा। और मैं बता रहा हूं आप लोगों को पूरा का पूरा, मैं आप लोगों को जो मैंने प्लेलिस्ट करवाई है ना उसमें से, और केवल लाइव रहेगा वो, केवल लाइव, जो बच्चे लाइव रहेंगे वही देख पाएंगे। और उसके बाद में इन 120 में से, ठीक है, इन 120 का जो एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको, एक्सप्लेनेशन उस पर आधारित टेस्ट रहेंगी। मतलब कि टोटल आप लोगों के हो जाएंगे 180 क्वेश्चंस, और ये टॉप 180 क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के, जिसमें से ही 60 बनेंगे। आप देख लीजिएगा, पेडागोजी मिलाकर, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला आपका, क्योंकि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन 120 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, मतलब 1200 क्वेश्चन के बराबर का डेटा हो जाएगा वो आपका, हर एक एक्सप्लेनेशन के ऊपर में बनेंगे लाइव ओनली 5 तारीख को। मैं आपको प्लेलिस्ट आपके नीचे में मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, टीचिंग परीक्षा के व्हाट्सएप पर, टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम पर, दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में। ठीक है, आप लोगों का जो जो बच्चे पेड वाले हैं उन लोगों को हम मैसेज भी कर देंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था उन लोगों को भी मैसेज कर देंगे, ताकि वो प्लेलिस्ट आप लोग जो है अच्छे से उसको पढ़ सके। तो 2 दिन लगातार पढ़ लीजिए, और जो इस टेस्ट के अंदर में अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो इस टेस्ट के अंदर में अच्छे से परफॉर्म करेगा फ्रेंड्स, उन टॉप, ठीक है, टॉप 10 बच्चों को, ठीक है, 1000 रुपीज जो है फ्रेंड्स बख्शिश भी मिलेंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं सभी लोग दे सकते हैं। यहाँ पर में 2 दिन है, पूरा पूरा लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए, 1.5x के ऊपर में वीडियो को देखिए और पूरी जान लगा दीजिए। और आज का वीडियो भी इंक्लूड रहेगा, इसलिए देखना इसको अच्छे से आपने। तो दादा भाई नौरोजी जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने कि जो है अध्यक्ष बने थे, ये एक बिजनेसमैन थे और पब्लिसिस्ट भी थे, मतलब कि प्रचारक थे, भारतीय चीज का प्रचार प्रसार करते थे लंदन में, और कुछ समय के लिए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी बने थे। तो पहले एशियाई व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहले एशियाई व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने वो थे दादा भाई नौरोजी। और फ्रेंड्स, मुझे इस बात को बताते हुए आप लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आपके एग्जाम से पहले मैं पढ़ा चुका था। आप देख सकते हो 382 के सब्सक्राइबर थे, 3,82,000 उस समय हमारे, और आज हम लोग 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। उस समय मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, ये क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम के अंदर में कि किसने लिखी है ये पुस्तक। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को लेकर चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, आपका अब बच्चों के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे फॉर स्टूडेंट्स, जल्दी से। ओके, केवल 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, जल्दी बताइए। दादा भाई नौरोजी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने?
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और ये आप लोगों के कल के केवीएस के लिए, कल आप लोगों के जब आप लोग जो है आप लोग दोगे बीपीएससी का, जब आप सुपर टेट का पेपर दोगे, जब आप लोग जो है DSSB का पेपर दोगे, उसकी प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा। 3 बार बने हैं। कब कब बने, अगर याद आ रहा है तो बता दो मुझे आप लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, कब कब बने हैं जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि वायुमंडल में कौन सी 2 अधिकतम गैसें हैं आप लोगों की, सबसे अधिकतम पाई जाने वाली गैसेस कौन कौन सी आप लोगों की, बताइए जल्दी जल्दी से। ठीक है, आप लोगों के पास में 10 सेकंड का समय है केवल आंसर करने के लिए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन एंड हीलियम। आंसर करिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। आप लोगों का समय जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में समाप्त होता है। आप लोगों को आंसर करना है वायुमंडल में। तो देखिए एनसीईआरटी के अनुसार अगर मैं बताऊं आपको, क्लास 7th में दिया हुआ है, हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा जो मौजूद गैस है वो है नाइट्रोजन 78%। लिखो कितना है, 78%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। केवीएस 2018 प्रीलिम जो पीआरटी की एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया था कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, पीआरटी में आया था केवीएस 2018 के 21% ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। और फिर बाकी की जो इंपॉर्टेंट वाली गैसेस है उनमें तीसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है इंपॉर्टेंट, सभी लोग मेरे को देखकर बताओ। ये वाला आप लोगों को इंटरप्रेट करना है, मैं आपको दे रहा हूं डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, मान लीजिए इसको। आप लोग बताइए कि तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी। अब आप लोग देखकर बताइए, यहां पर में देखते कितने लोग आंसर कर पाते। आर्गन है 0.93% और 0.07% जो बचता है उसमें बाकी आती है। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% बनाता है। फिर आर्गन आती है तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर बाकी की गैसेस जो आप लोगों की बची हुई वो इधर में आती है। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना था। ओके, और इन सबको मिलाकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में काफी सारी गैसेस है, लेकिन सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 2650 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दी है, 3000 का टारगेट है हमारा लाइक्स एंड लाइव का, तो आप लोग पूरा कर दोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, और ये भी हम लोगों ने किया हुआ था पूरा का पूरा आप लोगों का। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सीटेट बच्चों के लिए क्वेश्चन, सीटेट 2014 का क्वेश्चन बच्चों के लिए, केवल 10 सेकंड आप लोगों के पास में है। 10 सेकंड के अंदर में आंसर करना है आप लोगों ने, जल्दी से करिए, आपके 10 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। कई गैसों का मिश्रण है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन, जल वाष्प को मिलाकर आयतन प्रतिशत लगभग कितना है। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कितना प्रतिशत बचता है, ये क्वेश्चन आया है। देखो आप लोगों ने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर कितना बचता है ये पूछ रहा है आप लोगों से। खत्म हो गया भाई। देखो नाइट्रोजन आपका 78%, ये ऑक्सीजन 21%, 99% हो गया। तो बचा कितना, 1% बचा ना, बी आंसर होगा। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है सितंबर 2014 का सीटेट में। 0.1% जो लगा रहे वो लोग गलत है, 1% होगा आंसर। ठीक है, आंसर इज 1%। ओके, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आप लोगों का 1% बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको बताना है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 12 जनवरी 2022 को। आपको बताइए प्लांट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, हवा से नाइट्रोजन जो है वो लेते हैं। बताइए क्या ये बात सही है। ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो बात एकदम सही है। जो ग्रीन प्लांट्स है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हरे पौधे। तो जहां भी आंसर हो वहां बी होना चाहिए। देखिए यहां पर मैं बी को ट्रू माना है क्या, नहीं माना है, तो ये गलत होगा। ठीक है, जहां बी को सही नहीं माना वो गलत होगा, क्योंकि भाई बी तो सही है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है बात। ठीक है, उसके बाद में आपका ए और बी तो एलिमिनेट हो गए आपके। क्यों एलिमिनेट हो गए आपको पता है ना, सभी को समझ में आ गया बी, ए और बी को क्यों एलिमिनेट किया मैंने, 1 और 2 को एलिमिनेट क्यों किया। नाउ हीलियम, आर्गन, ओजोन गैसेस आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है क्या, अरे वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है एयर में, कम क्वांटिटी में। तो सी जहां पर मैं दिया है उसको भी काटो, सी को ट्रू माना है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आप लोगों का आंसर नहीं हो सकता। तो अब बच गया आपका डी, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। हवा में टाइनी डस्ट पार्टिकल होते कि नहीं होते, होते कि नहीं होते यहाँ पर में टाइनी डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका 3 होगा, बी एंड डी आर ट्रू एंड ए एंड सी आर फॉल्स। और ये आपका 12 जनवरी 2022 का एक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, 12 जनवरी 2022 का एक्चुअल क्वेश्चन। जितने भी बच्चे नए हैं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और आगे में भी ठीक है आप जॉब लगने तक और हमेशा जो है आप मदद वाली क्लासेस चाहते हो, तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है आप सभी लोगों ने, ताकि आपको आगे में भी इसी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है ना। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारी पृथ्वी को अगर आप छोटे लेवल के ऊपर में देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, मैप में
सैटेलाइट इमेज में रग्बी बॉल जैसा या ग्लोब जैसा कैसे दिखेंगे हमारी पृथ्वी? निरूपक, छोटा वाला रूप। अरे यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्लोब जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ग्लोब, ग्लोब जो है छोटा प्रतिरूप है हमारी पृथ्वी, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी है बिल्कुल वैसा ही है ये भी, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है तो ग्लोब भी झुका झुका सा है, देख सकते हो आप लोग, झुका हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी झुकी झुकी सी घूमती है वैसे ही ये भी झुका झुका सा गोल गोल घूमता है। तो हमारी पृथ्वी का ट्रू मॉडल है ये, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है हमारी पृथ्वी को छोटे लेवल पे, ग्लोब। और ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ग्लोब, ये यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन है 6वीं क्लास की, ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल या फिर मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। प्लीज इसको याद रखना, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप भी इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई सारे टीचर्स भी इसको गलत पढ़ाते हैं, वास्तविक प्रतिरूप नहीं है बोलते। अरे भाई वास्तविक प्रतिरूप है, एनसीईआरटी में बोला हुआ है, ठीक है, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड वाले चैप्टर के अंदर में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आने से पहले ही आपको बता दिया था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, 3 जनवरी 2022 को भी क्वेश्चन आया था। ये करना चाहते हो क्या आप लोग? ठीक है, थोड़ा सा सर जूम अगर अलाउ करे दानिश सर अपने को, तो मैं यहाँ पर मैं इसको जूम भी करना चाहूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, ज्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। अगर आप लोग करना चाहो, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। ये करवाया था मैंने आप लोगों को आपके एग्जाम से पहले। ये देखिए 3,82,000 सब्सक्राइबर थे उस समय में। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ, बोला था सही है करके ये आप लोगों का, ठीक है। ग्लोब कैन बी ऑफ वेरिंग साइज, अलग अलग साइज के हो सकते हैं ग्लोब, बिल्कुल सही बात है। दूसरा वाला भी आप लोगों का बी भी सही है, यह स्थिर और न घूमने वाला है, जबकि अभी आपको बताया कि घूमता है ग्लोब, ठीक है। देखिए ग्लोब घूमता है गोल गोल, है ना, गोल गोल घूम सकता है ग्लोब आपका। तो ये डी गलत था। अरे सर थोड़ा सा सर प्लीज, ग्लोब घूम सकता है तो डी को काटो, डी को काटो, डी को काटो, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, खत्म। इतना इजी है क्वेश्चन, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स अब स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे करेंगे और मैं आप लोगों को दे रहा हूं यहां पर मैं 20 सेकंड का समय, और बच्चे पढ़कर आंसर करेंगे, मेरे को सारे बच्चे पढ़कर आंसर चाहिए आप लोगों का। 20 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहां पर मैं छोटे छोटे बच्चे भी आंसर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइए आप सभी लोग। चलिए आप लोगों ने आंसर्स जो है यहाँ पर मैं कर दिए होंगे फ्रेंड्स, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्लोब? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, अभी आपको बताया मैंने, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और कौन से तारीख को आया था क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो? वेरिंग साइज, अलग अलग साइज के हो सकते हैं ग्लोब, ग्लोब के ऊपर में कंट्रीज और कंटिनेंट सबको दिखाया जाता है करेक्ट साइज के अंदर में उनके, और ग्लोब को लेकिन यहाँ पर में रोटेट नहीं किया जा सकता, बोल रहा है ये गलत है, तो डी 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 गलत, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आंसर कर दिया आप लोगों ने, 2700 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, 2800 से ज्यादा लाइक्स भी कर दिए कई सारे बच्चों ने। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए फ्रेंड्स, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करना है आप सभी लोगों ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, देखिए, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वाज पास्ड इन 1929, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव मिनिमम एज अप्रूव्ड फॉर मैरिज फॉर मैन एंड वुमेन? जो 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास हुआ था, उसका बताइए जल्दी से कि क्या था। अब देखो 2700 बच्चे हैं यहाँ पर में, मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा अगर अपने तरफ से एक एक जगह पे भी शेयर कर देना, ठीक है, तो हम लोग जो है 3,000 का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इतने लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग जहां जहां भी शेयर कर सकते हैं एक एक जगह पे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। देखिए अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों की, तो इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला, तो पुरुष जो है फ्रेंड्स वो 18 साल का होना चाहिए मिनिमम, ये बोला गया था कि 18 साल का कम से कम मैन होना चाहिए, और जो स्त्री है वो कितने साल की होनी चाहिए? 16 साल की। और ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था, देख सकते हो आप लोग, आपके एग्जाम के पहले करवाया था और वही पेपर में आया, तो आज भी जो करा रहा हूं वही आएगा पेपर में, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। नो वुमेन बिलो 16 ईयर्स, कोई भी महिला 16 साल से छोटी अगर है तो वो शादी नहीं कर सकती, और कोई भी लड़का अगर 18 साल से छोटा है तो वो शादी नहीं कर सकता। देखिए यहां पर मैं बताया था आपको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट वाला, ठीक है, कि कोई भी लड़का, ठीक है, आप लोगों का, ओके, कोई भी लड़का अगर 18 साल से छोटा है तो वो शादी नहीं कर सकता, और कोई भी महिला जो 16 साल से छोटी है वो शादी नहीं कर सकती। यही बात आई पुरुषों के लिए, क्रमशः पुरुष के लिए, अरे भाई आजा, ठीक है, पुरुष के लिए है 18 साल, ठीक है, और महिलाओं के लिए 16 साल उम्र थी, उस समय की बात कर रहे 1929 में। और आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आया था कि भाई ये जब मैं वो आया था तो ये कोई बिना बिटर डिबेट्स के पास हो गया, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ। आपको पता है
आप लोगों को लगता होगा कि हमारे पूर्वज बड़े खराब थे, अदरक लहसन प्याज सब कुछ थे वो लोग, लेकिन आप लोग गर्व महसूस कीजिए, जब ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट आया, हमारे जो उस समय के लोग थे किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। लड़कियां, कितनी लड़कियां यहाँ पर मैं हाथ ऊपर करके बताइए, देखिए कितनी अच्छी बात है कि 16 साल से छोटी, कम से कम एटलीस्ट 16 तो किया उन्होंने, नहीं तो उस समय तो 12-13 साल 11 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। तो जो है यहाँ पर में 16 साल से लड़की, और किसी ने विरोध नहीं किया। नो बिटर डिबेट, ये याद रखिए आप लोग, कोई बिटर डिबेट नहीं हुई यहाँ पर में, कोई स्ट्रगल नहीं हुआ यहाँ पर में, और आराम से पास हो गया बिल। इस पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा कि बिटर डिबेट हुई थी, स्ट्रगल हुआ था, नहीं हुआ था, आराम से पास हो गया। ओके, चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ये विवाह निषेध जो था आपका, कोई संघर्ष नहीं हुआ, और यहाँ पर में जो है कोई कड़वी बहस भी नहीं हुई, यहाँ पर में आराम से पास हो गया ये बिल। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना चाहते हो क्या? जल्दी से 10 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 10 सेकंड का समय आपके पास में, जल्दी से बताना है आप लोगों ने। ठीक है, जग्या जग्या को मत देखो आप लोग। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जी, आप आंसर आप लोगों ने लगा दिया है फ्रेंड्स। आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पर में कि कोई भी महिला 16 साल से छोटी नहीं होनी चाहिए, और जो पुरुष है आप लोगों का वो 18 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसा भी आंसर हो आप लोग लगा पाओगे, आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नो वुमेन बिलो 16 साल और कोई मैन 18 साल का, उल्टा दिया हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पर में आराम से लगा सकते थे। ठीक है, चलिए, तो आनंदी और जग्गे वाला आप लोगों ने देखा ही होगा, छोटी सी उम्र, बालिका वधु। अब बच्चों के लिए क्वेश्चन, बाल विवाह निरोध अधिनियम क्या किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम है, उसको जाना जाता है, उसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, शारदा अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को किस नाम से जाना जाता है? आप लोगों का मान लीजिए कल जाके केवीएस में या DSSB में या सुपर टेट में या बीपीएससी में आ जाए, तो आप लोग याद रखोगे कि बाल विवाह अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलते हैं? कौन सा स्थान है जहां से आप लोगों को सबूत मिलते हैं? जल्दी जल्दी बताना है आप सभी लोगों ने। 2930 लाइक्स हो चुके हैं, 2750 बच्चे जुड़ चुके हैं, 250 की जरूरत है। जल्दी से सारे लोग एक साथ लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है सभी लोगों ने। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, गेहूं और जौ उगाने के सबसे पहले जो सबूत हम लोगों को मिलते हैं वो मिलते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के अंदर में। अब ये एनसीईआरटी की लाइन देखो आप लोग। ठीक है, 6वीं कक्षा की एनसीईआरटी की लाइन, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। कहाँ है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो ये आपको भारत के उत्तर पश्चिम में मिलेंगे। कौन से इलाके में? उत्तर पश्चिम ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कहां पर में है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां भारत के उत्तर पश्चिम में है, प्लीज इसको याद रखना। और आप देख सकते हो कि जब 3,82,000 थे उस समय मैंने आपको पढ़ाया था, और एग्जाम के पहले 21 तारीख के पहले, और ये क्वेश्चन 21 तारीख के एग्जाम में आ गया। तो गेहूं और जौ उगाने के सबूत कहां पर में मिलते हैं? सुलेमान और किरथर। एज इट इज क्वेश्चन आया है, एज इट इज क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा का एग्जाम के अंदर में, और आगे में भी ऐसे ही आएगा। तो गेहूं और जौ उगाने के सबूत, और अब आगे में ये पूछा जाने की संभावना है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां भारत के कौन से इलाके में? उत्तर पश्चिम के अंदर में। ठीक है, यहां पर में कितने साल पहले, कितने हजार साल पहले लोग गांव में रहते थे? ठीक है, बताइए जल्दी से। यहां पर में इन लोगों ने गांव में रहना शुरू कर दिया था। ओके, तो गांव में रहना शुरू कर दिया था, ये क्वेश्चन आया था। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर सुन रहे पीछे से तो प्लीज, ठीक है, चौहान मैम अगर आप सुन रहे तो प्लीज लगा दीजिए यहाँ पर मैं जल्दी से उस क्वेश्चन को भी कि 8,000 साल पहले जो है वो स्त्री पुरुषों ने गांव में रहना कहाँ शुरू किया था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है एग्जाम के अंदर में। 8,000 साल पहले गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था 8,000 साल पहले। और कौन सी दो फसलें उगाते थे? दो फसलों के नाम बताओ जल्दी से, ये दो फसलों के नाम लिखो आप लोग। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीट एंड बार्ले। ठीक है, वीट एंड बार्ले कहा जाता है उसको, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे फ्रेंड, जल्दी से देखिए। एक क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर में, निम्नलिखित में से, अच्छा ये क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों को, ठीक है, 10 सेकेंड का समय। चलिए जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग बताओगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिला और पुरुषों ने लगभग 8,000 साल पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू कर दी थी और गांव में रहना स्टार्ट कर दिया था? तो आप लोगों ने आंसर मेरे हिसाब से लगा दिया होगा। 5 सेकंड आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है, 5 सेकंड आंसर लगाने में और 5 सेकंड आप लोगों को लगाने में। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां
कौन से इलाके में है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां? उत्तर पश्चिम के अंदर में। ठीक है, चलिए नाउ पेरिया पुराणम, पेरिया पुराणम कौन सी भाषा का जो है, सबसे पहली बात तो कौन सी भाषा में लिखा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पेरिया पुराणम कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? तो पेरिया पुराणम तमिल भाषा में लिखा हुआ है। तो पेरिया पुराणम एक तमिल कृत हमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये जो है फ्रेंड्स उस समय के ऑर्डिनरी मैन और वुमेन जो थे उस समय के, उनके बारे में जानकारी देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर में कि पेरिया पुराणम कौन सी भाषा का है, तो ये तमिल भाषा का है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, तमिल भाषा का। ठीक है, तो एनसीईआरटी का आप देख सकते हो यहां पर में दिया हुआ है पेरिया पुराणम 12वीं शताब्दी का है। पहली बात तो कौन सी शताब्दी का है और कौन सी भाषा का है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उस समय के जो आम आदमी और आम औरतें थी उनके बारे में जानकारी मिलती है इसके अंदर में, तमिल भाषा का ये कृत्य है। ठीक है, चलिए 3008 लाइक्स, क्या बात है फ्रेंड्स, 3000 प्लस आप लोगों ने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। पेरिया पुराणम जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, इसको तिरुटुट्टोना पुराणम भी बोला जाता है यहाँ पर में, तिरुतुर्दर पुराणम। ठीक है, तो तिरुतुद्दर पुराणम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अलग बात है यहाँ पर में आपको ये याद रखना है कि इसको तमिल भाषा में लिखा गया था, तमिल एपिक है ये आपका। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था? ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं टीम कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए पीछे से क्वेश्चंस भी ऐड कर रही है यहाँ पर। ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज क्वेश्चन जो है आपके जो जिस स्लाइड पर हम लोग वहां पर में ना करा जाए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चावल उगाया गया था? चावल की बात हो रही है यहाँ पर में फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर हम लोग चावल की बात करेंगे यहाँ पर में, तो चावल जो है आप लोगों का उगाया गया था फ्रेंड्स आप लोगों का इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, जो नॉर्थ ऑफ इंडिया था, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए यहां पर में ये है हमारा भारत, यहां पर में विंध्या रेंज है। ठीक है, तो विंध्या के उत्तर में यहां पर में जो है फ्रेंड चावल उगाए गए थे सबसे पहले। तो विंध्या पर्वत के उत्तर में उगाए गए थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, विंध्या पर्वत के उत्तर साइड के अंदर में चावल उगाए गए थे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किसने की थी और वो कहां से थी, कौन से राज्य से थी, ये भी बता दीजिए आप सभी लोग। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जिन्होंने लिखी थी वो कहां से थे? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी से करेंगे। जितने भी बच्चे हैं जो चाहते हैं कि ईवीएस में आपको करा दूं, तो एक फॉर्म नीचे में दिया गया है, प्लीज जितने बच्चे हैं जो ईवीएस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग उस फॉर्म को जरूर भर देना। अगर ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ताराबाई शिंदे ने की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो है फ्रेंड्स कहां से थी? तो पूना से थी, पूना, ये याद रखना है आप लोगों ने, पूना से थी। इन्होंने जो है वो स्त्री और पुरुषों के बीच में जो सामाजिक भेदभाव है उसको उजागर किया, सामाजिक भेदभाव को उजागर किया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्त्री पुरुष तुलना। और आप लोगों को मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं फ्रेंड्स कि जब हमारा पेपर था उससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका था, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को दानिश सर देख सकते हो, आप लोग बताते हुए ताराबाई शिंदे, एग्जाम से पहले आपको पढ़ाया था ये क्वेश्चन मैंने। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो ताराबाई शिंदे ने, ठीक है, ताराबाई शिंदे जो है उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी और उसमें उन्होंने किसका किसका जो है फर्क बताया, नेचुरल या सोशल, प्राकृतिक फर्क बताया या सामाजिक फर्क बताया, इस पर क्वेश्चन आया था, सामाजिक फर्क की आलोचना की। ठीक है, सामाजिक फर्क जो है पुरुषों में और स्त्रियों में उसकी आलोचना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में पवन कैसे बहती है? पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, तो पवन बहती कैसे है? ठीक है, वो एक गाना था ना आप लोगों का, क्यों बहती है पवन, ठीक है, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। अब मन क्यों मचलता है ये तो नहीं पता मेरे को, लेकिन क्यों बहती है पवन उसको बोलो कि भाई दानी सर का लेक्चर जाके देख लो, वो बता रहे हैं करके। ठीक है, क्यों बहती है पवन? क्योंकि भाई जो हवा है वो हाई प्रेशर से हमेशा क्या कोशिश करती है, हाई प्रेशर से लेकर हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर में बहती है। यहाँ पर में बहुत सारी हवा है बहुत आसपास में, और यहाँ पर में कम हवा है, तो क्या होगा, ठीक है, हवा का जो है ये ज्यादा दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की तरफ में हवा बहती है, इसी को हम पवन कहते हैं, विंड ब्लो कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने।
तो कभी भी अगर ये गाना सुनो या कोई गाना गाए तो भाई बोल देना दानिश सर ने पढ़ाया हुआ है करके कि अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ में हवा जो है वो बहती है, इसलिए बोलते हैं पीवी पिक्चर उच्चर में मत ध्यान दो, पढ़ाई उड़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो ऐसे फालतू गाने नहीं बनाने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। चलिए, तो हवा जो है फ्रेंड्स कम दाब वाले से ज्यादा दाब वाले की तरफ में चलती है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से, इसका आंसर आप लोग कर देंगे, 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में है, ठीक है। हवा चलती है कहां से कहां, जल्दी एकदम फास्ट, 4 3 2 1, आंसर आप लोगों ने लगा दिया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आया था आप लोगों का 21 जनवरी, ठीक है, 2024 को जो पेपर हुआ था उसमें आया था, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑप्शंस जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आई थिंक शायद से थोड़े अलग से लग गए हैं, ऑप्शंस को छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। ऑप्शंस को छोड़ दीजिए क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर मैं गलती से जो है वो अलग तरीके से ऑप्शंस लग गए। मैं आप लोगों के लिए करेक्ट वाले ऑप्शंस जो है यहाँ लगवा दे रहा हूँ, डोंट वरी, सही तरीके से ऑप्शन मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। आप लोग पहले पढ़ लीजिए इसको, तब तक मैं ऑप्शन करेक्ट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलिए, आप लोगों के लिए ऑप्शन यहां पर में लग गए फ्रेंड्स। देखिए पहला क्या बोला है असर्शन में, पहले वाले में 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट बना बॉम्बे, ठीक है, से अलग होके मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना और गुजराती लोगों के लिए गुजरात बना, ठीक है। बॉम्बे स्टेट था पहले एक पूरा, यहां पर में एक पूरा एक ऐसा स्टेट था, ठीक है, जिसको बांट दिया गया दो हिस्सों में, एक बन गया गुजरात और एक बाद में फिर बाद में उसका नाम महाराष्ट्र पड़ा मराठी लोगों के लिए। तो भाषा के आधार पे बांट दिया गया, जो लोग गुजराती बोलते थे वो गुजरात बन गया, जो लोग मराठी बोलते थे उनके लिए बाद में जाके महाराष्ट्र नाम दिया गया उसको। तो 1960 में अलग हुआ था, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके 6 साल बाद, एग्जैक्ट उसके 6 साल बाद 1966 में, ठीक है, एक और राज्य अलग हुआ, ठीक है। पंजाब जो था उसको अलग किया गया, पंजाबी बोलने के वालों के लिए पंजाब बन गया और हिंदी या हरियाणवी बोलने वालों के लिए हरियाणा बन गया। तो दोनों ही जो थे वो भाषा के आधार पर बने थे। बट आप मुझे बताइए कि क्या एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं या दोनों के दोनों अलग इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है? दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने स्टेटमेंट है, ये बताइए है या नहीं? आप लोग खुद से बताइए, दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो सकते ना? ए सही है, भाषा के आधार पे बना, बी भी सही है, भाषा के आधार पे बना, बस जानकारी दी गई है, पहले में जो जानकारी है वो भी सही है और जो दूसरे में दी गई है वो भी सही है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट सही है। कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पर मैं, ये बोल रहा हूँ 1960 के अंदर में महाराष्ट्र और गुजरात बने, ये बोल रहा हूँ 1966 में पंजाब और हरियाणा बने। तो क्या हुआ, दोनों ही भाषा के आधार पे बने, थोड़ी ना कोई एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का कि बोथ ए एंड बी, ए एंड आर आर ट्रू, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता कि क्यों बॉम्बे जो है स्प्लिट हुआ, वो बस अपने आप को बता रहा है कि भाई हरियाणा, पंजाब और हरियाणा अलग हुए करके, ठीक है, भाषा के आधार पर। और ये भी बोल रहा है कि भाषा के आधार पर अलग हुए, दोनों जानकारी दे रहे, खत्म बात, ठीक है। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी क्लास 8 का आप लोगों का 10वें नंबर का चैप्टर का था ये। और मैं आपको बता दूं कि कल भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाला हूं और परसों के दिन टेस्ट है। कितने लोग जो है यहाँ पर मैं अवगत हो चुके हैं, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार फिर से मैं, ठीक है, कि आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेने वाले हम, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैं कहीं तो भी दिखाया है, ठीक है, कि हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। जब हमारे यहाँ पर में हो चुके थे ना बच्चे, जब मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आप लोगों का पूरा मैं जो 120 क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको करवाने वाला हूँ 5 तारीख को। लेकिन आपने पूरे प्लेलिस्ट अच्छे से देखनी है, उसके बाद ही आप लोग अच्छे से कर पाओगे इसको, ठीक है। प्लेलिस्ट अच्छे से देखोगे तभी आप कर पाओगे इसको, तो इसी वजह से प्लेलिस्ट अच्छे से देखिएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। कहाँ चला गया वो, ठीक है, जब भी मिलेगा तो देख लेंगे इसको, एक बार बंद करके फिर से स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं, ये मैंने आप लोगों को बताया कि प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है।
आपको नीचे में भी मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगी, जो लोग पेड क्लास में उनको भी मिल जाएगी। ठीक है, 2 दिन है आपके पास में, पूरी प्ले लिस्ट को अच्छे से देख लो, 1.5 या 1.25x के ऊपर में लगा के पूरी की पूरी प्ले लिस्ट को। फिर 5 तारीख को मैं आप लोगों की लाइव मेगा मॉक टेस्ट दूंगा, और ये लाइव ओनली क्लास रहेंगी आप लोगों की। ठीक है, 120 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा उस पर आधारित फिर 60 क्वेश्चन की टेस्ट रहेंगी आप लोगों की। मतलब टोटल आप लोगों के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब हर क्वेश्चन के अंदर में इतना एक्सप्लेनेशन रहेगा कि 180 के बदले में 1800 क्वेश्चन के बराबर का डेटा हो जाएगा आप लोगों के पास में। 1800 क्वेश्चन के बराबर का डेटा आप लोगों के पास में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखनी है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देख लोगे। ठीक है, चलिए आते हम लोग यहाँ पर में हमारे क्वेश्चन की तरफ में यहाँ पर में। ठीक है, अब देखिए, हरियाणा को पंजाब से अलग करके एक राज्य घोषित किया गया कब? ये क्वेश्चन बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, जल्दी से बताइए। पंजाब को, हरियाणा को पंजाब से अलग करके कब एक राज्य घोषित किया गया? देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, जल्दी जल्दी से। और एक बार यार जल्दी से शेयर कर दो, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं। 3000 का हमारा टारगेट है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाकर जल्दी से शेयर कर देंगे। तो 1966 में अलग किया गया, और बॉम्बे और गुजरात कब अलग हुए वो भी कमेंट कर देंगे आप लोग, बॉम्बे और गुजरात कब अलग हुए थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसको क्या कहते हैं? वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कम्युनिकेबल, संचरणीय बीमारियां कहते हैं। कौन कौन सी बीमारियां है आप लोगों की जो संचरणीय है? जल्दी से वो भी बता देंगे आप सभी लोग, कौन कौन सी संचरणीय बीमारी है जो फैलती है। ठीक है, फैलने वाली बीमारी आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोगों का देखिए यहाँ पर में, ठीक है, टीबी फैल सकता है, कोलेरा फैल सकता है, डेंगू डेंगू फैलता है आप लोगों का, रेबीज फैलता है, हेपेटाइटिस फैलता है, कोलेरा, ठीक है, हैजा, डेंगू, हेपेटाइटिस, ठीक है, फ्लू, ये सब क्या है? फैलने वाली बीमारी है आप लोगों की। इनको क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, फैलने वाली बीमारियां। ओके, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है आप लोगों से, 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से वाला स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान से समझना फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी आधारित, एनसीईआरटी के अंदर में फैक्ट जो दिए गए उस पर आधारित क्वेश्चन। 1770 में बंगाल में एक बहुत ही भयानक सा अकाल आया था। ठीक है, जिसमें लगभग जो है 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब होता है 1 करोड़। ठीक है, 10 मिलियन 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। इससे क्या हुआ? 1 करोड़ मतलब उस समय की 1/3, एक तिहाई, एक तिहाई जनसंख्या मर गई एक ही बार में, एक ही साल के अंदर में एक तिहाई जनसंख्या मर गई अकाल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ दोनों के दोनों पॉइंट जो है फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, आंसर आपका होगा बोथ। ठीक है, बोथ आर ट्रू, ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर ए में। तो बंगाल में भयंकर अकाल आया था जिसमें 1 करोड़ लोग मर गए थे। ये अकाल कौन से साल में आया था? जल्दी बताइए आप लोग। ठीक है, हाँ, कोरोना भी संचरणीय है भाई, कोरोना भी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, वो भी फैलता है। जल्दी बताइए यहाँ पर में बंगाल के अंदर में कौन से साल में भूकंप, ये अकाल आया था? अकाल या फिर आपका फेमाइन जिसको कहते हैं आप लोग, उसमें कितनी जनसंख्या जो है एक साथ लुप्त हो गई थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। एक तिहाई जनसंख्या जो है लुप्त हो गई थी, एक साथ एक तिहाई जनसंख्या, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, तो 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत के नींद सुला दिया, मौत हो गई, लगभग एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई। देखिए एनसीईआरटी का एक लाइन उठाया और उसने पूरा का पूरा क्वेश्चन बना दिया। मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वही चीज यहाँ पर मैं टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए कर रहा है जो एग्जामिनर करता है, एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। जब आप लोग जो है, आपको पता है कि आपके लिए जो है वो केवीएस का कोर्स लॉन्च किया गया है आप लोगों के लिए, कई सारे बच्चे जिन्होंने केवीएस के कोर्स में एनरोल कर लिया है। ठीक है, अभी से, क्योंकि उनको पता है कि टीचिंग परीक्षा मतलब सिलेक्शन की गारंटी है। कई सारे बच्चे जो बीपीएससी में पढ़ रहे हैं, सुपर टेट में पढ़ रहे हैं, कई सारे बच्चे डीटीपीएस में पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन की गारंटी है।
ठीक है, तो हम इतना एक एक पॉइंट के ऊपर में यहाँ पर मैं पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम ध्यान देती है इस वजह से। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। ये क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, 20 सेकंड का समय, और जितने बच्चों ने सही आंसर लगाया होगा वो मुझे बताना फिर। ठीक है, जल्दी बताइए, इसका आंसर लगाएंगे सभी लोग। क्या बोला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कौन सहायता करता है, और यहां पर मैं पॉइंट ये दिए हैं और ऑप्शन ऊपर में है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए बताइए, कोशिश तो करो, कोशिश करो यहां पर मैं जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, चलिए आंसर्स आप लोग यहाँ पर में लगा रहे हो फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि भाई संसाधन की जो है सतत पोषणीय विकास आपका कब होगा, कब होगा, जब आप, ठीक है, कंजम्पशन को रिड्यूस करोगे, संसाधन की खपत को घटाओगे, बहुत ज्यादा यूज करोगे तो खत्म हो जाएंगे सब। तो अगर आप रिड्यूस करोगे, कम से कम इस्तेमाल करोगे तो वो बचा रहेगा। ठीक है, आप रिसाइकल करोगे ज्यादा से ज्यादा तो बचा रहेगा, रीयूज करोगे तो बचा रहेगा। लेकिन अगर आपने इंक्रीज कर दिया आपने, तो भाई वो तो खत्म हो जाएगा ना। तो बी को एलिमिनेट करना था आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने बी को एलिमिनेट किया वो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लगा पाए होंगे। तो आंसर आप लोगों का जो है बी को एलिमिनेट करो, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, आंसर ऑप्शन नंबर 1। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया था हाथ ऊपर कर दो। ऑप्शन एलिमिनेशन की निंजा टेक्निक टीचिंग परीक्षा की जो सोशल आर्मी है, दानिश सर की सोशल आर्मी, इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकती थी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछेंगे आपसे, एनसीईआरटी बेस्ड है शब्दावली। सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नथिंग बट केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, यहां पर मैं जनरेशन ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों की जरूरतों को पूरा करते हुए या उनको ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट होता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन है, ये पॉइंट है आपका। 3R कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, इससे ही हो पाएगा ये। चलिए नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है, रिसोर्स कंजर्वेशन करने के लिए आप लोगों को रिन्यू करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा और रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में एक क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, जिस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर में जो है इसके ऊपर में मुझे आपत्ति है, इस क्वेश्चन के ऊपर में एनसीईआरटी ने इसका आंसर जो है, ये जो है सीबीएसई ने इसका आंसर जो है ये माना है कि बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन, बट मुझे लगता है यहाँ पर में कोनीफेरस फॉरेस्ट भी उगते हैं। ठीक है, मेरे पास में एनसीईआरटी का प्रूफ है इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसीलिए मैं आपको बोलूं कि आंसर इसका मानना है कि ब्रह्मपुत्र वैली जो है सब कंटिनेंट के अंदर में, यहाँ पर में ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास में ब्रह्मपुत्र वैली है। सो सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल मतलब होता है, ये देखिए ये हमारी दुनिया है। ठीक है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर में और नीचे में हल्का सा 10 डिग्री का आप ले लेते हो, थोड़ा सा एडिशन 10 डिग्री का। ठीक है, 10 डिग्री ऊपर में और ले लो। ठीक है, यहां पर में भी थोड़ा सा ले लो। तो ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना, इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं आप लोग, ट्रॉपिकल नहीं सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से थोड़ा सा ऊपर। तो ब्रह्मपुत्र वैली ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में है, मान लिया। बट आपको एनसीईआरटी में ही दिया है, यहाँ कॉनीफेरस फॉरेस्ट भी ग्रो होते हैं, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। बट फाइनल आंसर की में पता नहीं क्यों उन लोगों ने उसको माना नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, आप लोग बोलोगे तो मैं इसका प्रूफ दिखा दूंगा। कितने लोग चाहते हैं इसका प्रूफ देखना, मेरे पास में इसका प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, कि भाई यहाँ पर में कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है वो आप लोगों के उगते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट भी आपके। ठीक है, चलिए अब आपकी बात है तो यहाँ पर मैं दिखाई देता हूँ यहाँ पर में। ठीक है, आप लोगों को दिखाई देते हैं यहाँ पर में कि यहाँ पर में कोनीफेरस फॉरेस्ट भी होते हैं। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ओके,
तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोगों का एनसीईआरटी के 8 स्टैंडर्ड की बुक के अंदर में ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, इसके अंदर में आप लोगों को बोला गया है कि बेसिन एरिया हैज वेरी टोपोग्राफी, अलग अलग प्रकार की टोपोग्राफी यहाँ पर में आप लोगों को मिलती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की मिलती है। ब्रह्मपुत्र वैली के मैदानों में सागवान, ठीक है, साखू, पीपल के साथ में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में बने झुरझुर पाए जाते हैं। मैंग्रोव से घिरा हुआ है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु के अंदर में देवदार, ठीक है, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी पेड़ डेल्टा क्षेत्र के अंदर में, डेल्टा कौन सा वाला बात हो रही है यहाँ पर में, वही वाली आप लोगों की। ठीक है, तो शंकुधारी पेड़ भी यहाँ पर में पाए जाते हैं आप लोगों की, यही बोला है। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है, ये सारी चीजें भी पाई जाती है आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम वाले क्षेत्र के अंदर में। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया मैंने कि इन्होंने साफ बोला है कि शंकुधारी पेड़ या फिर कोनिफेरस फॉरेस्ट भी यहाँ पर में पाए जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, चलिए, तो शंकुधारी पेड़ वहां पर में पाए जाते हैं आप लोगों के, वो खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पर में। और उसके अलावा उसने यहाँ पर में उस ऑप्शन को सही नहीं माना। देख रहे हो, कोनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो इन दिस रीजन, कोनिफेरस दिया, शंकुधारी वन, देख रहे हो आप लोग। ठीक है, तो आपको प्रूफ के साथ में दिखा दिया मैंने यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड, टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम एज, टॉरिड जोन के ऊपर में सबसे ज्यादा जो है आप लोगों को बताइए यहाँ पर में। ठीक है, ओके, अब वो एक्सेप्ट क्यों किए रॉन्ग, अब वो तो राज सीबीएसई के साथ चला गया। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भाई बताइए। देखो मैंने तो प्रूफ के साथ दिखाया आपको, एनसीईआरटी का प्रूफ, एनसीईआरटी से बड़ा कुछ नहीं होता, बेसिक एनसीईआरटी लेटेस्ट वाली एनसीईआरटी थी। टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट, टॉरिड जोन का मतलब वही होता है ट्रॉपिकल जोन आप लोगों का, ये वाला जोन। ठीक है, कौन सा वाला, जहां पर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया होता है, यहाँ सबसे ज्यादा हीट मिलती है। क्योंकि कभी ना कभी यहाँ पर में सन जो है वो आपके एग्जैक्टली ऊपर में होता है। सूरज यहाँ से, मतलब जो हमारी पृथ्वी ऐसी झुकी हुई है ना, उसमें सूरज यही से यही आपको घूमता हुआ प्रतीत होता है। कभी ना कभी आपके सर के ऊपर में सूरज आता ही है, अगर आप ट्रॉपिकल जोन में रहते हो या टॉरिड जोन में रहते हो। तो सूरज की किरणें जब सीधी पड़ती है एकदम, तो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जब सूरज की गर्मी सीधी पड़ती है, जितनी ज्यादा तिरछी होंगी सूरज की किरणें, उतनी ज्यादा उसकी गर्मी कम होंगी। तो सन, मिड डे सन जो है एग्जैक्टली उसके ऊपर में पड़ता है, इसी वजह से। ठीक है, ओके, चलिए ऊपर तक जाएंगे, एक मार्क भी जरूरत है, कौन सा ऊपर तक चले गए तुम लोग। ठीक है, कितना तो आप लोगों से बताया था मैंने आप लोगों को उस समय में भी, ठीक है, प्रूफ भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो टॉरिड जोन जो होता है आप लोगों का, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है आपका, यहाँ पर में मिड डे सन एग्जैक्टली आपके ओवरहेड होता है, इसी वजह से यहाँ पर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट, इसी वजह से इसको टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ये वाला जोन आपका, यहाँ पर में सन कभी ना कभी आपके सन के ऊपर, सर के ऊपर में आता है, 23-23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला। ठीक है, चलिए बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में पेड क्लास के अंदर में जो हो रही थी क्लास आपकी, उसके अंदर में मैं आपको ये पढ़ा चुका था। तो टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम हीट रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर, क्यों, क्योंकि मिड डे सन एग्जैक्टली उसके ओवरहेड होता है। और देखिए कौन सा वाला टफ वाला क्वेश्चन कराया था बना के आपको, ठीक है, टफ वाला क्वेश्चन बताया था, एक्सप्लेनेशन वाला। थोड़ा सा अगर मैं आपको हल्का सा जूम यहाँ पर मैं करके दिखाना चाहूँ, तो आप लोग देख पाओगे कि ये क्वेश्चन आप लोग अब सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर में फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आप लोग अब सॉल्व करने की कैपेसिटी में हो। देखिए आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ये मैंने करवाया था पेड क्लास के अंदर में। ठीक है, टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम हीट, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सर्वाधिक गर्मी पाता है वर्ष भर, क्यों, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्य सूर्य सर पर रहता है, मिड डे सन। ठीक है, तो आंसर इसका क्या था, इसका आंसर जो था फ्रेंड्स वो था आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस करवाई गई थी। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई गई थी, आंसर इसका ए था, मैक्सिमम लोग ए आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए 3390 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। देखिए ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आपका सीटेट की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप लोग बताएंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध मतलब उष्ण कटिबंध वही है। ठीक है, हीट जोन के बारे में बताइए क्या बात हो रही है, कौन सा वाला जोन के बारे में बात हो रही है। यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, यहाँ का जो सन है वो कभी भी जो है फ्रेंड्स आपके होराइजन मतलब आपके सर के ऊपर नहीं आता, ऐसा गोल गोल घूमता है, जैसे मान लो आप यहाँ पर में खड़े हो। ठीक है, तो सन कभी भी आपके सर पे नहीं आता, इस तरीके से गोल गोल ऐसे आपके आसपास में घूमता है होराइजन के ऊपर में।
ठीक है, तो कभी भी आपके सर के ऊपर नहीं आता सन वहां पर में, और बहुत ठंडी जगह है वो। एरियाज जो है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच। खत्म हो गई बात, फ्रिजिड जोन की बात हो रही है। सन रेस और ऑलवेज स्लैंटिंग, मतलब कि बहुत ज्यादा ऐसी तिरछी रेखाएं आती है सन की। ठीक है, तो फ्रिजिड जोन की बात हो रही है यहाँ पर। मैं फ्रिजिड जोन को क्या बोलते हैं हिंदी में? आपका शीत क्षेत्र। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, नहीं दिखा था तो चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं आपको इमेज नहीं दिखेगी तो कोई बात है क्या पगलो तुम्हारे लिए? ठीक है, इसको क्या लगता है कि हम लोग जो है अगर यहाँ इमेज नहीं रहेंगे तो हम इमेज नहीं बना सकते? हम बिल्कुल बना सकते हैं यहाँ पर में इमेज। ओके, बना सकते हैं और बनाएंगे भी। ठीक है, ये हमारी बन गई पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में यहाँ पर में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये हो गया आप लोगों का 0 डिग्री वाला इक्वेटर। ठीक है, और यहाँ पर में हम लोग जो है बनाएंगे हमारा 23.5 डिग्री वाला वाला यहाँ पर में हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पर में बनेगा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ। इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन ये वाला। ठीक है, ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। फिर आता है आप लोगों का यहाँ पर में 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ। और यहाँ पर में आएगा 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री साउथ। इसको कहा गया है शास्त्रों के अंदर में, मतलब एनसीईआरटी नामक शास्त्र के अंदर में हमारे, ठीक है, इसको कहा गया है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, ठीक है, सर्कल। और इसको कहा गया है हमारे एनसीईआरटी नामक ग्रंथ के अंदर में अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल कहा गया है इसको। ठीक है, इसको हमारे शास्त्रों में इसको कहा गया है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और इसको कहा गया है दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। ठीक है, इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल को उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं, और इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री को। तो जो बात हो रही है हमारी, जिस क्षेत्र की बात हो रही है वो वाली बात है इस क्षेत्र की, जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में है, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में है। तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रिजिड जोन, शीत क्षेत्र। बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ पर में। ठीक है, ओके, ठंडी पड़ती है। तो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, उससे नॉर्थ पोल, और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल, इसके बीच में, इसको क्या कहते हैं आप लोग? इसको कहते हैं आप लोग फ्रिजिड जोन, शीत क्षेत्र। ये क्या है आपका? शीत क्षेत्र। शीत क्षेत्र इसको कहा जाता है, शीत क्षेत्र कहा जाता है। इसको भी कहा जाता है शीत क्षेत्र। ठीक है, शीत क्षेत्र इसको कहा जाता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, शीत क्षेत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर में वेद समाज। ठीक है, और वेद समाज के बारे में जानकारी दी गई आप लोगों को, बताइए यहाँ पर में जल्दी बताइए यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा। और एक बार सभी लोग 3450 के करीब आप लोगों ने लाइक्स कर दिए फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और 5 तारीख के लिए सब लोग तैयार है? सारे 2500 लोग जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे कि क्या तैयार हो आप सभी के सभी लोग। तो 5 तारीख के लिए लाइव ओनली सेशन रहेगा। जो लाइव रहेंगे बस वही लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, और उसके बाद में टेस्ट भी वही। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को आवाज आ रही होंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद समाज और आर्य समाज, यहाँ पर मैं दो शब्द दिए गए आप लोगों के। तो अगर मैं वेद समाज की बात करूं आप लोगों से, तो वेद समाज की जो स्थापना है, ठीक है, वो हुई थी आप लोगों की 1864 में, ऐसा कहा जा रहा है, मद्रास में। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसको बोला गया है कि वेद समाज इंस्पायर्ड था आर्य समाज से। ये गलत है। वेद समाज किससे इंस्पायर्ड था? वेद समाज इंस्पायर्ड था आपका ब्राह्मो समाज से। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। वेद समाज ब्राह्मो समाज जो था आपका, उससे इंस्पायर्ड था, ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। तो ये वाला गलत है आपका। तो ए सही है, बी गलत है। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स।
ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मैं आप लोगों से एक और चीज ये भी बता रहा था कि 5 तारीख वाली टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार है? हाथ ऊपर कर दिया होगा, मैं देख नहीं पाया था, फिर से एक बार बता देंगे आप सभी लोग कि तैयार है आप सभी लोग, और मेरे को कमेंट करके भी बता देंगे। लाइव ओनली क्लास रहेगी आप लोगों की 5 तारीख को, और प्ले लिस्ट सभी ने देखना है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं 60 में से 60 का लक्ष्य है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे हैं जो 60 में से 60 स्कोर करेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने इतने दिनों के अंदर में 60 में से 60 के लिए, और 60 में से 60 चाहिए मुझे एनसी आप लोगों का एसएसटी के अंदर में। ठीक है, कल भी क्लास लूंगा, कल वाली क्लास भी देखना, और आज से ही स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग प्लेलिस्ट देखना। परसों के दिन आपकी टेस्ट है, आज आधे लेक्चर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए रात भर के अंदर में। 1.5 के अंदर में लगाइए, और सारे के सारे जो है वहां पर मैं कमेंट करते हुए आंसर करते हुए आप लोग करते जाइए उसको। तो देखिए, वेद समाज एनसीईआरटी में दिया हुआ है 8वीं कक्षा की पुस्तक में, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म में, वेद समाज मद्रास के अंदर में, ठीक है, जिसको आज चेन्नई बोलते हो, 1864 में इसकी स्थापना हुई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है। ये किससे इंस्पायर्ड था? ब्राह्मो समाज से इंस्पायर्ड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताया हुआ है आपको। ठीक है, इसको किसने स्थापित किया था फ्रेंड्स? ठीक है, तो इसको स्थापित किया था आप लोगों के उस समय के, ठीक है, जो जो है इंपॉर्टेंट कुछ लोग थे जो ब्राह्मो समाज के थे, के श्रीधर नायडू, उन्होंने मिलकर जो है इसको स्थापित किया था वेद समाज को। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? ये क्वेश्चन आप लोगों का, और मैं चाहूंगा कि 10 सेकंड के अंदर में आप लोगों का आंसर आ जाए, केवल 10 सेकंड के अंदर में। चेन्नई, और उसका ईयर कौन सा था ये भी बता दीजिए। प्लेलिस्ट यूट्यूब पर देखना है सर जी, बिल्कुल प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर में मिल जाएगी आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम। इसके अलावा दानिश शेख जो है टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो आप लोग दोनों टेलीग्राम को। टीचिंग परीक्षा दानिश शेख को, वहां भी मिल जाएंगी आपको लिंक प्लेलिस्ट की। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर में आंसर इसका, ब्राह्मो समाज से। और ईयर कौन सा लिखा है आप लोगों ने? ईयर भी लिख दिया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, 1864। ठीक है, 1864 के अंदर में चेन्नई में, 1864। तो ये आपका जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था 21 जनवरी 2024 को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ताजा ताजा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, जेम्स मिल्स वाला क्वेश्चन, ये भी आप लोग देखिए यहाँ पर में, जेम्स मिल्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेम्स मिल्स जो है फ्रेंड्स, इनके बारे में बोला गया है कि इन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम की पुस्तक लिखी 1817 में, 3 वॉल्यूम में, 3 भागों में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है, जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये सही है। क्या उन्होंने इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न? देखो, 3 भागों में तो उन्होंने बांटा था, लेकिन एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न में नहीं बांटा था। उन्होंने बांटा था हिंदू इंडिया, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया, ऐसा बांटा था उन्होंने। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और जो है यहां पर में ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडिया जो है उसके अंदर में उन्होंने उसको बांटा था। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा आपका, पहला वाला सही है। तो आंसर है ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो देखिए, जेम्स मिल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, पूरा का पूरा पढ़ाया था जेम्स मिल के बारे में। यहां पर मैं आप देख सकते हो, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न। देखो, एग्जामिनर ने मेरा सेंटेंस भी चुरा लिया वहां से। एग्जामिनर ने, ये देख सकते हो आप लोग, ये कब पढ़ाया था हमने इसको? ठीक है, ये उसी समय में जब आप लोगों का लाइव पोल टेस्ट हो रही थी आप लोगों की, उसके अंदर में एग्जामिनर ने हमारा सेंटेंस भी चुराया, जो हमने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था वही वाला। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था, ये बताया था आपको मैंने। ठीक है, तो ये गलत था आपका, तो हो गया बिल्कुल। उन्होंने डार्कनेस कहा था हमारे इंडिया को कि भाई ब्रिटिशर्स के आने के पहले अंधकार में था हमारा भारत, जो है वो गलत इसमें डूबा हुआ था। जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इसमें बांटा था, एज इट इज उसने क्वेश्चन उठा के छापा है हमारा। ये आप लोगों का 21 जनवरी का पेपर है। ठीक है, 21 जनवरी का 2024 का। और मैं आपको दावा कर रहा हूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लाइन बाय लाइन जब क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है ना, तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका करियर जो है सेफ हाथों में, आपकी जो है जॉब तक की तैयारी है। इसी वजह से केवीएस की भी तैयारी आपकी शुरू करवा दी गई है, आपकी सुपर टेट की, आपकी DSSB की, आपकी बीपीएससी की तैयारी, आगे जाकर और भी बहुत सारी चीजें। जो बच्चे इस बैच के अंदर में, जब भी नई बैच लॉन्च होंगी, पुराने बच्चों से बिना एक भी पैसा लिए, जो अभी एनरोल कर रहे हैं उनसे बिना एक भी पैसा लिए न्यू बैच के अंदर में उनको एनरोल किया जाएगा। ये भी टीचिंग परीक्षा की गारंटी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं डायरेक्टली
हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 भागों में जेम्स मिल ने प्रकाशित किया था। जेम्स मिल ने कब प्रकाशित की थी अपनी पुस्तक? ठीक है, ये उन्होंने प्रकाशित की थी 1817 में। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे। वैसे स्कॉटलैंड जो है फ्रेंड्स आपका ब्रिटेन का ही पार्ट है, तो इनको ब्रिटिश भी बोला जा सकता है। ये ब्रिटिश थे क्योंकि स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही पार्ट है, स्कॉटलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड ब्रिटेन का ही पार्ट है, तो इनको ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट भी बोला जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, लद्दाख जो है उसको लिटिल तिब्बत कहा जाता है, क्यों? एज पर जो है यहाँ पर में जो आंसर उन्होंने लगाया है, ठीक है, जो हमारे महानुभाव जिन्होंने पेपर बनाया था, ठीक है, ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत ड्यू टू, देखो वहां पर में जो है बौद्ध धर्म वाले लोग जो है वो लद्दाख में भी है और तिब्बत में भी है, तो रिलीजियस सिमिलैरिटी है। ठीक है, रिलीजियस सिमिलैरिटी, अरे भाई आजा पेन, ठीक है, रिलीजियस सिमिलैरिटी है। खाने समान, भोजन, भोजन में भी बहुत सारी सिमिलैरिटी और भाषाई सिमिलैरिटी भी आपको देखने के लिए मिलती है। वैसे लद्दाख में देखा जाए तो लद्दाख जो है आपका बस ये एक दिक्कत है कि लद्दाख जो है ये पहाड़ी इलाका है। ठीक है, और जो तिब्बत है वो आपका पठारी इलाका है, मैदान, बड़ा सा मैदान है, पूरा बंजर पड़ी हुई भूमि, मैदानी इलाका, बस ये फर्क है दोनों के अंदर में। तो जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी नहीं है वहां पर में, तो बी, सी और डी आंसर होगा, क्योंकि लद्दाख जो है पहाड़ी इलाका और तिब्बत जो है वो मैदानी पठारी इलाका, ये फर्क है दोनों के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना है। 5 बजे होंगी 5 तारीख को, 5 बजे लाइव ओनली क्लास, जो लाइव रहेंगे वही आएंगे केवल क्लास के अंदर में। तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि अलार्म लगा के रख लीजिए आप सभी के सभी लोग, ताकि आप लोग सभी लोग पहुंच सके। ठीक है, तो जोग्राफिकल प्रोक्सिमिटी नहीं है आंसर। आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लिटिल तिब्बत जो है कहा जाता है, बहुत सारा कल्चर है वहां पर में सेम। तो लिटिल तिब्बत किसको कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। एक नंबर तो यहां भी बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? चलिए मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जो है यहां पर में आंसर लगाते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करूं अगर मैं फ्रेंड्स यहां पर मैं, तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया तिब्बतियन पठार। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी के अंदर में, एनसीईआरटी के अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये दिया हुआ है, तिब्बतियन पठार जो है आपका है सबसे ऊंचा पठार। इसको विश्व की छत भी कहते हैं। एक तो पामीर की घाट को कहते हैं विश्व की छत, और दूसरा तिब्बत के पठार को। मैंने पहले भी बताया, अगर विश्व की छत किसको कहा जाता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो पहला प्रेफरेंस आप लोगों ने देना है तिब्बत के पठार को। ठीक है, तिब्बत के पठार को पहला प्रेफरेंस देना है। ठीक है, और दूसरा प्रेफरेंस आप लोग देंगे, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर पामीर नॉट को देंगे। पामीर, पामीर, पामीर नॉट, पामीर की घाट, उसको देंगे दूसरा प्रेफरेंस। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो, की बात कर रहा हूं, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो मैंने जितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बता रहा हूं। मैंने अपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के अंदर में बिताया है। ठीक है, रात रात भर बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखता था मैं, अलग अलग एग्जाम्स के आप लोगों के। ठीक है, सालों तक मेरा ये एक रूटीन था। तो इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों से, दोनों प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, पहला प्रेफरेंस हमेशा तिब्बत की पठार को देना है। ठीक है, विश्व की छत, अगर दूसरा आ जाए तो पामीर नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन हर एक बच्चे ने आंसर करना चाहिए। ठीक है, बताइए, हर एक बच्चे ने इसका आंसर करना चाहिए। और भाई इस क्वेश्चन में केवल 2 ऑप्शंस है। ठीक है, इस क्वेश्चन में केवल 2 ऑप्शन है। आप लोग बोलेंगे सर लेकिन हमको तो 4 दिख रहे। भाई आंखों का इलाज कराओ आपके, केवल 2 ऑप्शन है इसमें। मैं आपको बताता हूं कैसे। ऑप्शंस केवल 2 ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। ये एग्जामिनर ने आपको केवल 2 ऑप्शन दिए, कैसे बताइए? यहां पर केवल 2 ऑप्शन है इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी को सच में अच्छे से दिख रहा है, दिमाग वाली आंखों से देखे होंगे, तो केवल 2 ऑप्शन है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, यहां पर मैं बोला है इट वॉज फाउंडेड इन 1928 इन फिरोज शाह कोटला, और इट वॉज फाउंडेड इन 1928 इन अमृतसर। भाई या तो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में इसकी स्थापना हुई होंगी, या तो फिर अमृतसर में हुई होंगी। ऐसा बोलते क्या यहाँ पर में आप लोग कि यहाँ पर में बबीता कुमारी जी है, उनका जन्म जो है वो यहाँ पर में दिल्ली में हुआ 1928 में, और बबीता कुमारी जी का जन्म जो है वो कलकत्ता में भी हुआ। अरे आधा आधा थोड़ी हो रहे थे, वो पूरा हुए ना, कहीं पे भी एक साथ हुए तो। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर मान लो कि रवि कुमार है हमारा दोस्त, तो रवि कुमार जो है वो आधा मुंबई में और आधा दिल्ली में हुआ, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, या तो यहाँ हुआ या तो यहाँ हुआ। तो ये दोनों अपने आप सही है।
इन दोनों में से कोई एक गलत होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई, तो ही ऑप्शन है आपके पास में, दो ही ऑप्शन एग्जाम के अंदर में यहाँ पर मैं आपके, इसीलिए मैं कह रहा था कि केवल दो ही ऑप्शन है इसमें, ये दोनों अपने आप सही हो गए, ठीक है, ए और डी। तो आंसर आपका जो है गलत वाला है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी जो है ना वो गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फिरोज शाह कोटला के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी, तो आंसर यहां पर में होगा, अमृतसर में नहीं हुई थी, फिरोज शाह कोटला में हुई थी इसकी स्थापना, दिल्ली में। तो भगत सिंह और उनके जो साथी थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1928 में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। ये दो पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन से साल में हुई थी, ईयर आप लोग लिखो, आंसर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी आया था और आगे में भी आया हुआ है। जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे, 3600 से ज्यादा लाइक कर दिए हैं आप लोगों ने, जल्दी से 4000 क्रॉस आप लोग कर दोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, सारे लोग एक साथ जोर लगाकर, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा आप लोग देखिए, मेंबर्स ऑफ HSRA असैसिनेटेड साउंडर्स, साउंडर्स की हत्या इन्हीं लोगों ने की थी, साउंडर्स, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। यूपी की सुपर टेट जॉब वाली एग्जाम आप लोगों की, जिसमें जॉब लगी थी, यूपी सुपर टेट, आया था कि नहीं आया था ये क्वेश्चन कि लाला लाजपत राय की मौत, किसकी मौत का बदला लेने के लिए जो है HSRA के सदस्यों ने साउंडर्स की हत्या कर दी थी, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, ठीक है। लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी लाठीचार्ज के अंदर में 1928 में। और देखिए, टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवाया हुआ था, ये देख सकते हो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना हुई 1928 में, कहाँ हुई थी, अभी देखिए दानिश सर आपको बताएंगे, ठीक है। तो इनमें से इंपॉर्टेंट भगत सिंह जो है संस्थापक थे, कहाँ हुई थी इसकी स्थापना वो भी बता देंगे आपको सर। सर जल्दी से बता दीजिए, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान, अच्छा, जय जय हिंद का नारा भी लगा दिया सर ने, चलो ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी सर, 1928 के अंदर में हुई थी, ठीक है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना न्यू दिल्ली के अंदर में हुई थी 1928 के अंदर में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और कहां पर में हुई थी, तो HSRA की स्थापना याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 1928 के अंदर में, न्यू दिल्ली के अंदर में। ओके, देख लिया आप लोगों ने, न्यू दिल्ली के अंदर में, गुड। तो साउंडर्स की हत्या की थी इन लोगों ने, ये देखना है आप लोगों ने, याद रखना है आप लोगों ने। 1928 में भगत सिंह और उनके साथी जो थे चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन लोगों ने जो है वो साउंडर्स की हत्या भी कर दी थी 1928 में। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन, 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, जल्दी बताइए, ठीक है, 10 सेकंड का समय आप लोगों के पास, आप लोगों ने आंसर करना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी और कौन से साल में की गई थी, आप लोग बताएंगे। आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा फ्रेंड्स, फिरोज शाह कोटला, साल आप लोग बताओगे मुझे जल्दी से। 3646 लाइक्स हो चुके हैं, 4000 के बहुत पास में हम लोग, जल्दी जल्दी से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों का, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस और रिसोर्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई भी एक चीज है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये एक रिसोर्स कब कहलाएगा, एक संसाधन कब कहलाएगा, जब इसका कोई यूज होगा। अगर इसका कोई यूज नहीं है तो वो केवल एक पदार्थ है, एक वस्तु है, संसाधन नहीं है। तो कोई भी चीज एक संसाधन कब बनती है, जब उसकी कोई यूटिलिटी हो, कोई यूजेबिलिटी हो, उपयोगिता, या फिर ठीक है प्रयोज्यता हो, उसका कोई उसका काम हो, तभी उसको जो है आप लोग क्या कहोगे, उसको रिसोर्स कहोगे। तो कोई वस्तु या पदार्थ ये संसाधन कब बनती है, जब उसका कोई यूज हो, ठीक है, यूज किसी भी तरीके से। अब वो यूज मॉनिटरी भी हो सकता है, कोई इसकी मनी वाइज वैल्यू हो सकती है, कोई उसकी इमोशनल वैल्यू भी हो सकती है। जैसे कि आप अपने आपके बच्चे जो है वो आपके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट देते हैं आपको, बच्चे हो ना, बच्चे है करके, ठीक है, आपके माता पिता आप लोगों के लिए, आपके रिश्तेदार या आपका कोई भी प्रियजन, वो आपके लिए एक संसाधन, एक रिसोर्स है, क्योंकि वो इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहे हैं। उसकी पैसे में कोई वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए रिसोर्स है, क्योंकि वो आपको एक इमोशनल यूज, आपका एक इमोशनल फुलफिलमेंट दे रहे हैं आपको, वो आपके लिए रिसोर्स है, इमोशनल रिसोर्स है आपके लिए। अब कई बार क्या होता है कि कोई कोई चीज होती है जो आज उसकी कोई कीमत नहीं है, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखो संसाधन की मॉनेटरी वैल्यू होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि संसाधन आपके लिए इमोशनल टच भी दे सकता है ना, वो आपके लिए रिसोर्स हो सकता है, ठीक है। जैसे ये चमेली भाई, आज इसको बेचने जाऊंगा तो कोई खरीदेगा नहीं, देखिए इसका ऑन ऑफ का बटन टूट गया बेचारी का, ठीक है, उसके बाद में 10-15 बार गिर गिर के इसको कितने बार तो हमने जिंदा किया, यहाँ से टूट गया है ये आप देख सकते हो, इसको यहाँ से इधर साइड से ये टूट गया है, यहाँ से, ठीक है, टूट गया है। बट हमारी चमेली भाई हमारी क्लास की है, ठीक है, स्लाइडर है, हमारे लिए काम आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको पलटाने इधर उधर करने के काम आती है ये, तो ये हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स है, चाहे इसकी इकोनॉमिक वैल्यू आज ना हो। ओके, तो मैंने आपको क्यों बताया कि रिसोर्स कैन हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कैन नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो देखिए आपको मैंने पढ़ाया था
कि ये पेड क्लास का है। रिसोर्स जो है फ्रेंड्स उसकी यूजफुल जब नहीं होती है, इंसानों के लिए यूजफुल अगर है तो उसको रिसोर्स कहेंगे। यूटिलिटी का मतलब होता है कि हमारे किसी ना किसी तरीके से काम आना, यूजेबिलिटी। अगर कोई चीज हमारे लिए यूजफुल है तो वो हमारे लिए रिसोर्स कहलाता है, ये पढ़ाया हुआ है। और ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी बच्चे आगे जाकर जॉब वाली एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बता दूं कि टीचिंग परीक्षा एक एक चीज रिसर्च करके पढ़ाता है। आप लोगों की जॉब जब तक लग नहीं जाती तब तक आपके साथ में रहेंगे। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी बताइए। 10 जनवरी 2022 का क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है इजी उर्दू शाहिद सर जी। देखिए आपको मैं बता दूं कि आप जो है उसको ओपन करोगे ना तो उसमें काफी सारे जो है पेपर्स अंदर में दिए हुए हैं। चलो 3700 होने में केवल 2 लाइक्स दूर है हम लोग। केतन प्रजापत बोल रहे हैं कि आज दोपहर मेरे घर आपकी सीटेड सक्सेस किट आ गई सर, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बढ़िया केतन, कॉन्ग्रेचुलेशन। जी हाँ, टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो यूटिलिटी जो है उसमें पैदा कर सकती है। नाउ फ्रेंड्स देखिए, नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज। कोई एक नेचुरल सब्सटेंस है आपका, ठीक है, वो आपके लिए रिसोर्स तभी बन सकता है जब उसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाए। ठीक है, क्या ये जरूरी है कि उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज होना ही चाहिए यहाँ पर मैं आप लोगों का? ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं ऑप्शन कुछ और दिए आप लोगों को। प्रौद्योगिकी इस संसाधन का उदाहरण है और साथ साथ इसके अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है, टेक्नोलॉजी। बताइए कौन सी वाली चीज के बारे में बात करिए? नेचुरल सब्सटेंस जो है वो रिसोर्स बनता है जब देयर ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज। टेक्नोलॉजी is both an example of this resource as well as important factor for generating more of these resources। टेक्नोलॉजी की मदद से इतना इस रिसोर्स को और हम लोग बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या बोल रहा है कि नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज। तो कोई एक नेचुरल सब्सटेंस है, उसका ओरिजिनल फॉर्म कौन चेंज कर सकता है? इंसान चेंज कर सकता है। टेक्नोलॉजी कौन लगा सकता है उस नेचुरल सब्सटेंस के ऊपर में? कौन लगा सकता है? और उसकी पैदावार कौन बढ़ा सकता है? अगर हम लोगों ने किया तो ठीक है, अगर हम उसकी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो अगर वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है तभी तो यहाँ पर में उसकी पैदावार बढ़ेगी ना, टेक्नोलॉजी की मदद से। आपको लगता है बायोटिक और जो है आपके एक्चुअल रिसोर्सेस वगैरह जो होते हैं वो बिना टेक्नो मतलब बिना ह्यूमन इंटरफेयर के आगे बढ़ सकते हैं? तो याद रखना है आप लोगों ने कि नेचुरल सब्सटेंस को उसका फॉर्म चेंज करने की कैपेसिटी किसके पास में है? ठीक है, क्योंकि कोई और उसका नेचुरल जो है उसकी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, उस सारी चीजों को चेंज नहीं कर सकता, केवल और केवल इंसानों के पास में ही है। और जब इंसान उसका नेचुरल सब्सटेंस का फॉर्म चेंज करते हैं तो वो बन जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि इंसानों ने चेंज किया है उसको। इंसान ही है जो उसमें टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं। इंसान ही है जो उसकी जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर जब उसको बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी लगाकर, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, उसको कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, तो मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन के चेंज होने के कारण उसके कुछ ना कुछ हमने उसमें जो है भसड़ मचाई होती है उसके अंदर में, और उसको चेंज करके हमने उसको रिसोर्स बना दिया। ठीक है, तो संशोधित करके प्राप्त किए जाते हैं उसको। हाँ, भसड़ कौन मचा सकता है? पूरी दुनिया में जितने भी एनिमल्स और सारे लोग हैं उनमें से इंसान लोग ही है जो केवल भसड़ मचा सकते हैं, मतलब कुछ उसमें संशोधित कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके रूप बदलने के लिए हम उनमें प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का, ज्ञान का, कौशल का इस्तेमाल करते हैं, हमारे इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको बदला जा सके। तो ऐसी चीजें जो प्राकृतिक संसाधन थे हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, हमारे ज्ञान का इस्तेमाल करके, हमारे कौशल का इस्तेमाल करके, तो वो संसाधन मानव निर्मित संसाधन बन गया क्योंकि हमने बनाया है उसको। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए नाउ फ्रेंड्स, शाहजहां। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर करें। ये बहुत बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। सारे बाकी सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी आप लोगों को उन जो लेक्चर्स है उनके नीचे में मिल जाएंगी आपकी। नवीकरणीय और अनवीकरणीय के अंदर में मनजीत कौर जी बोल रहे हैं आप, मैं आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उनके ऊपर में भी लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब आप यहां पर में इस क्वेश्चन को देखिए।
शाहजहां के समय काल के अंदर में, जब शाहजहां का समय काल था, उस समय में मुगल आर्किटेक्चर के जो डिफरेंट फॉर्म्स थे उनको फ्यूज किया गया एक साथ। ठीक है, ग्रैंड है ये, ग्रैंड जो है आप लोगों का हार्मोनियस सिंथेसिस किया गया। अलग अलग देखो, उत्तर भारत के अंदर में अलग मुगल आर्किटेक्चर था, पश्चिम भारत के अंदर में अलग था। ठीक है, पूर्वी भारत में अलग तरीके के मुगल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। शाहजहां ने क्या किया, सबकी अच्छी अच्छी चीजें ली और एक बढ़िया बना दी। इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। शाहजहां जो है, मान लो आपके घर की बड़ी बहू जो है, छोटी बहू है। अब ठीक है, ये शाहजहां नहीं, यहाँ पर मैं किसी को ले लेते हैं, मानवी यादव को ले लेते हैं यहाँ पर में। अब ये मानवी मैडम जो है, ये किसी के घर में बहू बन के गई। अब उसने देखा कि जो बड़े भाभी है वो बहुत अच्छा जो है वो पुलाव बनाते हैं। ठीक है, उनसे छोटे भाभी जो है, उनके जो जेठानी जी जो है उनकी, वो बहुत अच्छा जो है वो आलू की सब्जी बनाते हैं। फिर उसने देखा कि उनसे छोटी जो जेठानी है उनकी, ठीक है, वो बहुत अच्छा सलाद बनाती है। उन्होंने क्या किया, सबसे अच्छी अच्छी चीजें ली और एक दिन अपने जो है ससुर जी को और अपने सारे लोगों को बुलाया दावत पे, और जो जो अच्छी अच्छी चीजें जो जो बनाता था उनकी सारी रेसिपी मिलाकर एक बढ़िया दावत कर दी। ठीक है, बहुत अच्छी दावत कर दी, राजमा वगैरह सब बना दिया उसने, और अपनी खुद की भी जो थी रेसिपी उसको भी मिला के बहुत अच्छी दावत बना दी उसने। सब लोग बोलेंगे अरे वाह क्या दावत बनाई है यार। ठीक है, बहू हो तो ऐसी, ठीक है, ओके, बहू हो तो ऐसी हो, मानवी जैसी, जो इतना बढ़िया खाना बनाती है करके। ठीक है, ससुर जी भी खुश, ठीक है, सारे लोग खुश। तो शाहजहां ने क्या किया, मुगल आर्किटेक्चर के जो अलग अलग एलिमेंट्स थे अलग अलग इलाकों में, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको फ्यूज करके, ठीक है, कहां पर में, आगरा में, दिल्ली में जो वो कंस्ट्रक्शन करा रहा था, ताजमहल, लाल किला, ठीक है, और जो मस्जिद वगैरह वो बनवा रहा था, उसके अंदर में उन्होंने इस्तेमाल किया इन अच्छी चीजों का। तो दोनों के दोनों सही है। तो शाहजहां ने मुगल आर्किटेक्चर के सारे एलिमेंट्स को फ्यूज किया, मतलब अच्छी अच्छी चीजों को मिलाकर एक और अच्छी चीज बना दी। क्यों? क्योंकि उस समय में आगरा और दिल्ली में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहे थे। अब आप एक बात बताओ कि मानवी ने, ठीक है, बाकी सारे लोगों से अच्छी अच्छी चीजें कैसे सीखी, क्यों सीखी उसने? क्योंकि उसको दावत देनी थी। अगर उसको नहीं बुलाना होता इनविटेशन पे सारे लोगों को, तो वो नहीं सीखती शायद। ठीक है, तो उसने क्यों सीखा, क्यों सारी चीजों को इकट्ठा किया, उसने सारे ज्ञान को इकट्ठा किया, क्योंकि उसको दावत में बुलाना था। तो उसने सारे की सारी चीजों को फ्यूज क्यों किया, अच्छी चीज, मुगल आर्किटेक्चर का अच्छा वाला स्वरूप क्यों बनाया, सारे चीजों को मिलाकर हार्मोनियस सिंथेसिस क्यों किया उसने, ठीक है, सारे अच्छी चीजों को, क्योंकि उसको आगरा और दिल्ली के अंदर में अच्छा कंस्ट्रक्शन करना था। तो आर के वजह से ए हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था। अगर कंस्ट्रक्शन चलता ही नहीं, दिल्ली और आगरा में वो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा होता, तो शाहजहां को चुल मची थी कि वो मुगल आर्किटेक्चर के सारे जो एलिमेंट्स उनको फ्यूज करे। बात सही है कि नहीं? आप लोग बताओ, बात सही है कि नहीं? है ना? तो आगरा और दिल्ली के अंदर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इसी वजह से उसने मुगल आर्किटेक्चर के अलग अलग जो एलिमेंट्स थे, अच्छे अच्छे एलिमेंट्स थे, उनको मिला दिया और मुगल आर्किटेक्चर को और अच्छा करके आगरा और दिल्ली के अंदर में उसने कंस्ट्रक्शन करवाया। तो दोनों के दोनों सही है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर एक्सप्लेन्स ए। आर जो है वो ए को एक्सप्लेन करता है कि क्यों उसने ऐसा किया। ठीक है, क्यों मानवी ने जो है अपने घर में जो है दावत से पहले सारे अपने देवरानी, अपने सारी जेठानियों को फोन लगाया, और भाभी कैसे हो, ठीक है, हाँ मुझे पता है कि सासू माँ जो है ना आपके ऊपर बहुत अत्याचार कर रही, और बाकी की भाभी अभी बड़ी खराब है, आप ही अच्छी हो। फिर दूसरी वाली भाभी को फोन किया, और भाभी हाँ मुझे पता है, ठीक है, आप कितनी मेहनत करती हो, फिर भी नहीं, क्या बड़ी वाली भाभी आपकी बात नहीं सुनती। फिर तीसरी वाली को फोन किया, ठीक है, उसको भी यही वाला जो है वो लगाया, ठीक है, और कि आप ही सबसे अच्छी हो, मेरी सबसे प्यारी, ठीक है, जेठानी, बाकी सारी तो खराब है, और सबसे जो है उसने ले लिया, दावत दे दी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में। तो ए जो है सही है, आर भी सही है, और आर ए को एक्सप्लेन करता है क्योंकि एक्टिविटी हो रही थी यहाँ पर में। सही है, ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सभी लोगों को ये याद है ना, आप लोगों की 25 तारीख को आप लोगों की जो है आप सॉरी 25 बोल रहा हूँ, 5 तारीख को आप लोगों की जो है टेस्ट है। 5 तारीख को सभी को याद है, 5 तारीख को टेस्ट है। प्लेलिस्ट आपको नीचे में मिल जाएंगी। अभी अभी के अभी थोड़ी देर में टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम उस पर मिल जाएंगी। दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, ये देखो बहुत ध्यान से लिखना आप लोग स्पेलिंग, ठीक है। टेलीग्राम, दोनों टेलीग्राम पे मिल जाएंगी आपको। व्हाट्सएप पे आप लोगों को मिल जाएंगी जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को किया हुआ है। और 5 तारीख को लाइव ओनली क्लास रहेगी। अलार्म अभी से लगा के रख लो ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स वो मिलता रहे। और एक एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए जहां जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, अपने दोस्त, भाई, बंधु, रिश्तेदार जो भी है, सबको बता दो कि 5 तारीख को लाइव आना है। सभी लोगों ने लाइव ओनली क्लास होंगी, लाइव आना है सभी लोगों ने, ठीक है।
120 क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद में टेस्ट रहेंगी। जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा वो मुझे उम्मीद है कि जो है यहाँ पर में 60 में से 60 कर लेगा और 130 प्लस उसका स्कोर हो जाएगा सीटेट में। थोड़े दिन की मेहनत है, कर लो मेरे साथ साथ में मिलकर आप लोगों ने। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी आ पाएंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आते रहे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे ठीक है कल वाले लेक्चर में। और प्लेलिस्ट आपको नीचे में मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर में, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए आप सभी के सभी लोग, प्लेलिस्ट को अच्छे से, ठीक है। प्लेलिस्ट को पूरा देखना। आज मेरे को सभी लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में कि जी सर आप पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे। आज कर दो, अपने आप से वादा कर दो, यहां पर मैं लिख दो, ठीक है। एक घोषणा कर दो, उद्घोषणा कर दो कि आज आज आप जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दोगे। 2 दिन है आपके पास में, 2.5 दिन है आप लोगों के पास में, और पूरा जोर लगा दोगे आप लोग जो है प्लेलिस्ट कंप्लीट करने में। एक एक बच्चा अगर आपने कर लिया तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 130 प्लस जिंदगी भर के लिए एक एसेट बन जाएगा, याद रखना। फिर बाद में बोलना मत कि किसी ने बताया नहीं था, आज आपको बता रहा हूं 130 प्लस जिंदगी भर के लिए एक एसेट। कल जाके अगर मान लो केवीएस में सीटेट के नंबर जोड़ने पे आ गए वो लोग, तो आप लोगों का भला होगा। अगर कल सुपर टेट के अंदर में, टीआरई के अंदर में, या केवीएस के अंदर में, या चंडीगढ़ एनटी के अंदर में कहीं पे भी आ जाए आप लोगों से, तो आप लोगों का फायदा होगा फ्रेंड्स। इसीलिए कह रहा हूं आपको, ये मौका है, ठीक है। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, पूरी मेहनत करनी है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखिए, आप लोगों को नीचे में दे दी गई है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जो है यहाँ पर में आप उस सेशन के ऊपर में भी लगा दीजिए, जहां जहां दी जा सकती है प्लेलिस्ट आपको दे दी जाए। और आप लोगों से कह रहा हूं पूरे 120 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके ऊपर में 60 क्वेश्चन और कराऊंगा। 1800 क्वेश्चन के बराबर का डेटा आप लोगों को मिल जाएगा जिंदगी भर के लिए। 60 में से 60 का जो है एक ताज अपने सर के ऊपर में लेकर चलोगे आप सभी के सभी लोग। प्लेलिस्ट आज से देखना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, ठीक है। सारा पूरा खत्म करना है आप लोगों ने, ठीक है। और कमेंट भी करते रहना वहां पर में, ताकि आप लोगों को याद होता रहे जो भी आंसर्स है। कमेंट करते रहिए वहां पर में, क्विज क्विज करते रहिए, ठीक है। और ईवीएस की क्लास जो है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ईवीएस वाले क्लास के लिए आप फॉर्म भर देना, जितने बच्चे रहेंगे मैं ईवीएस की भी क्लास कराने की कोशिश करूंगा आपको। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बेल आइकन दबा देना है, सेशन को लाइक भी कर देना है सभी लोगों ने, चैनल सेशन को लाइक भी कर दीजिए। चलिए बाय, थैंक यू फ्रेंड्स। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आप लोगों को वहां पर में लिंक मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड, बाय, थैंक यू।